जो टेस्ट आता है वो खाएं, वो आपकी उस वक्त डिमांड हो रही होती है। अगर आपको शुगर है तो आप मीठा कम खाएं, लेकिन उसको थोड़ा बहुत खाएं ज़रूर, क्योंकि आपके अंदर डिमांड है, चेंज आ रही है। अगर आपका दिल कर रहा है कि आप इस वक्त अचार खाएं तो थोड़ा सा खाना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ऐसी केमिकल चेंजेस आ चुकी हैं कि वो डिज़ायर कर रही है। बच्चे मट्टी क्यों खाते हैं? जिसको हम पीका कहते हैं, मट्टी खा रहे हैं, रेत खा रहे हैं, चूना खा रहे हैं, पेंट खा रहे हैं, ये सब पीका में आती हैं। ये क्यों खाते हैं? उनके अंदर डिमांड है, कमी हो रही है, कैल्शियम नहीं है, फास्फोरस नहीं है, और साल्ट्स नहीं है तो सॉरी, ऑटोमेटिक कमी है। उनकी ज़बान कहती है कि ये चीज़ खानी है, फिर टेस्ट बनता है तो वो चीज़ें खाते हैं। कौन सा आदमी पेंट उखाड़ के ऐसे खाएगा, मुझे बताए? कौन सा आदमी गमलों से मिट्टी खाएगा? बच्चे खाते हैं क्योंकि उनका दिल कर रहा होता है, उनको मज़ा आ रहा होता है उस चीज़ में, क्योंकि उस चीज़ की कमी होती है। उन्हीं चीज़ों को रिफाइन करके एलोपैथिक ने अपने मल्टीविटामिन बना दिए, और चीज़ें बना दी। हमारे हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है पीका की, होते तो बच्चे मट्टी खाना बंद कर देते, क्योंकि अंदर चीज़ चेंजेस ठीक हो जाती है। इसी तरह अगर आपकी इसी वक्त दिल करता है कि जी मीठा खाने को दिल कर रहा है, तो अंदर कोई ऐसी खुशी आपके बातन में आई है, ये याद रखिए। इग्नीशिया का मरीज़ मिठाई पसंद नहीं करता, नेट्रोम्योर का मरीज़ मिठाई पसंद नहीं करता, कास्टिमो का मरीज़ मिठाई नहीं पसंद करता। ये सारी मायूसी की, उदासी की, ग्रीफ की, सारों की दवाइयाँ हैं, और उनके अंदर खुशी नहीं होती। आपके अंदर कहीं खुशी आने वाली है या होने वाली है, आपके अंदर वो केमिकल पैदा होते हैं, आपका दिल करता है मीठा खाने को, उस वक्त मीठा खाएं, आपकी डिमांड है। जिनको शुगर है वो कम खाएं, बहुत कम खाएं। जिनको ब्लड प्रेशर है, अगर साल्ट दिल कर रहा है, नमकीन चीज़ दिल कर रही है, स्पाइसी करे, खाएं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा खाएं, वो आपका ही इलाज हो जाएगा। और थोड़ा खाना आपके लिए वो ट्रीटमेंट होगा, बड़ा खाना आपके लिए नुकसान होगा, ये भी याद रखें। अगर आप पूरा मिठाई का डब्बा ही खाएंगे, आपको शुगर नहीं भी है, देखिए खाने वाले हंस रहे हैं, जो खाएंगे वो बीमार भी पड़ेंगे। ये इंसान की ऐसे है ही नहीं कि वो एक दो पीस से ज़्यादा खा सके एट ए टाइम, वो नुकसान होता है। इसी तरह आप देखिए स्पाइसी चीज़, आप होटल में जाते हैं, कोई आपने चिकन कढ़ाई लगाई, उससे बहुत स्पाइसी है, वो खाई तो नाज़रीन बीमार होते हैं, जलन होगी। आप थोड़ा सा खाएं और स्पाइसी ना हो, आपको जलन भी नहीं होगी। इसी तरह जब हम बहुत सारी खुराकें, हमारा दिल कर रहा है सिर्फ अचार खाने को, तो आप उस दिन अचार ही खाएं, रोटी लें, थोड़ा सा अचार लें, वही खाएं। आपका दिल कर रहा है कि मैं फ्रूट खाना है, कोई फ्रूट खाएं, उसके साथ रोटी खा लें, आप अंदर से ठीक रहेंगे, क्योंकि टंग इज योर डॉक्टर, टेस्ट इज योर ट्रीटमेंट। तो याद रखिए, ये बच्चों में भी है, बूढ़ों में भी है, जवानों में भी है, सब में है, ये कुदरत की तरफ से है। जिस तरह जो आपका ख्याल कर आता है, अगर उसको आप एक्ट करते हैं, ख्याल नहीं कहता हूँ, आपका एक्ट बड़ा ही ज़बरदस्त होगा, बरकत वाला होगा, स्वाब वाला होगा। अगर आपको माइंड में कोई ऐसा बुरा ख्याल आता है, बुरा ख्याल करते हैं, तो आपके साथ नेगेटिविटी भी साथ हो जाती है। जब अच्छा वर्क करते हैं, आपके साथ पॉजिटिविटी होती है, और आप अंदर से खुश होते हैं, और आपको खुशहाली होती है, आपको सुकून होता है जब आपका पॉजिटिविटी वर्क करते हैं। इसलिए अल ज़ाहिरी, ये सब चीज़ें ज़ाहिर अल्लाह ने दी हैं, अब अल्लाह अल बातिन का भी। अब बातिन किस तरह का नजर नहीं आ रहा अल्लाह, लेकिन हमें उस पर यकीन कर रहा है जो कि आपने किया हुआ। और यही हमारे ईमान का दारोमदार इसी पे है कि हम बिलगैब पे यकीन करें। क़यामत आनी है, लिखा हुआ आनी है, हमें उस पर यकीन करना है। फरिश्ते हैं, हमने कभी नहीं देखे, हाँ उस पर हमने ईमान है। अल्लाह ताला हैं, हमें उस पर ईमान रखना है कि अल्लाह ताला हैं। ये सारी चीज़ें इस पर ईमान रखेंगे तो हम मुसलमान भी रहेंगे। तो बातिन का मतलब यह है कि अल्लाह ताला छुपा हुआ भी, नजर भी नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह ताला की पावर्स इस जगह मौजूद हैं, दुनिया में हर जगह मौजूद है। जैसे मैं नाउज़ुबिल्लाह कुछ भी नहीं, ना मेरी यादाश्त अच्छी, ना मेरी कोई IQ बहुत बेहतरीन, ना कोई इतनी तरक्की, लेकिन जब मैं यहाँ बैठ के 1 मिनट में 40 बंदों को देखता हूँ, तो मुझे एकदम सबके इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो अल्लाह की पावर ज़रा देख ले कहाँ तक होगी। मैं कुछ भी नहीं हूँ ना, हमसे लायक आदमी, हमसे जो IQ जिनका बहुत अच्छा है, वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो देख लेते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना, और फिर वो सोच लेते हैं कि हमने कल क्या करना है, परसों क्या करना है। उनके रिजल्ट में ये भी चीज़ें जहन में आ जाती हैं। तो अल्लाह के जहन में सब कुछ है कि आज क्या करना है, पहले क्या हुआ था और आगे क्या होना है, अल्लाह के सब चीज़ें मौजूद हैं। क्योंकि ये जो तवानाई है एक तवानाई है, आज आप मेरी बात सुन रहे हैं, इनमें से कुछ डॉक्टर मेरी बात को पल्ले बांध लेंगे,
कुछ डॉक्टर कहेंगे अच्छा यार होगा, बात नहीं होगी, हो सकता है डॉक्टर तारिक ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा, कि कुछ की नज़र में ये ठीक हो रहा है। तो इसी तरह जब मेरी बात इतनी आपको तवानाई देगी, आप उसको कुछ ना कुछ बंदे कबूल करेंगे, तो अल्लाह ताला की पावर जितनी है, जो अल्लाह ताला की एक कुदरती तवानाई है जो पूरी कायनात में है, हम ज़रा सा अच्छा सोचते हैं तो तवानाई वहाँ से अच्छाई वाले जो आइन है वो हमारे पास आने शुरू हो जाते हैं, उसको हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो हमें सुकून देते हैं। ये अल्लाह ताला की बातनी ताकत है जो हमारे साथ है। अल्लाह ताला नज़र नहीं आता लेकिन बातिन में ये चीज़ें हो रही हैं। आंधी है, तूफ़ान है, किस तरह आ रही हैं, ये अल्लाह ताला ला रहा है एक सिस्टम से जो हमें नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बारिश होती है, पीछे क्या प्रोसीजर चल रहा है ये हमें नहीं पता चल रहा कि ये हवाएं साइबेरिया से आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही है, लेकिन कितने दिन लगे, कितने किलोमीटर सफ़र किया और फिर यहाँ आके बारिश हो रही है। इसलिए ये अल्लाह के काम है, हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह बातिन है कि अल्लाह के बारे में मुशाहिदा भी नहीं हो सकता। क्या आपके जी मैं अल्लाह के बारे में मुशाहिदा करूँ, वो भी मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने कह दिया कि मैं जन्नत में आप लोगों को खुद मिलूँगा, बात ख़त्म हो जाती है। उनकी इतनी सारी नेमतें, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी ये साइंस, इतनी तवानाई, इतने मुशाहिदात हमारे लिए बहुत काफ़ी हैं। इसलिए अल्लाह के बारे में मुशाहिदा हो नहीं सकता कि अल्लाह कैसा है। हम पता है कि अल्लाह एक नूर है, अल्लाह हर चीज़ पे कुव्वत रखता है, हर चीज़ को हुक्म देता है, ये हमें पता है। किस सेंस में देता है हमें नहीं पता। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो शहीद हैं वो ज़िंदा हैं, जो पैगम्बर्स हैं वो ज़िंदा हैं, जो नबी हैं वो ज़िंदा हैं, लेकिन हमें उसका शऊर नहीं है। हमें मानना पड़ेगा कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन हमें शऊर नहीं है। कोई इस तरह कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, वो लेट नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते, लेकिन किस तरीके से ज़िंदा हैं, शायद हमारा जो अगला स्टेप है उस तरीके में वो ज़िंदा हो अपने। जो हमारे अगले स्टेप में हम मरने के बाद बंदा जाता है, शायद उस जगह, उस जहां में वो ज़िंदा हो जो हमें अभी नहीं पता। इसलिए हम अल्लाह के बारे में ज़्यादा मुशाहिदा नहीं कर सकते, लेकिन हम यकीन कर सकते हैं, और उस यकीन पे हमें अमल करना पड़ेगा अपने तौर पे, दिमागी तौर पे नहीं, बल्कि उसके अंदर जो एक दिमाग है उसके अंदर जाकर, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस के अंदर जब आप बैठा लेंगे तो आप परवाह हो जाएगा, फिर आपका जहन पक्का हो जाएगा हर बात में, फिर आपका जहन आपको ना इधर जाने देगा ना उधर जाने देगा, वो रोकेगा। अल्लाह ताला की बातनी ताकत आपके अंदर आ चुकी होगी, वो आपको रोकेगी। अल्लाह ताला कुरान में एक स्टेज पे कहता है कि एक स्टेज मुसलमान पे, मोमिन पे ऐसी आ जाती है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, मैं उसकी ताकत बन जाता हूँ। ठीक है, इसी तरह जब आप अल्लाह को इस तरह इतने मुशाहिदे के बाद, इतने रिसर्च के बाद अंदर बैठा लेंगे सबकॉन्शियस में, तो फिर अल्लाह की पावर्स आपके अंदर रहेंगी, और फिर आपको अच्छाई में अच्छाई नज़र आएगी और बुराई में बुराई नज़र आएगी, और आप अच्छाई करेंगे, बुराई से बच जाएंगे, बुरी सोच से बच जाएंगे, तो आप मोमिन कहलाएंगे। असल भी यही है कि हम अल ज़ाहिर अल बातिन का जिक्र करें तो शायद हम अच्छे मोमिन भी बन जाएं। अच्छा जी, आज 2 साल के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्र की ट्रेनिंग भी शुरू हुई। 2 साल से बंद थी। ठीक 15 मार्च 2019 को लास्ट प्रोग्राम किया था उम्र ट्रेनिंग का, और फिर उसके बाद आज किया है 13 मार्च को, तकरीबन 2 साल के बाद। सुबह भी मैंने 3 घंटे का उनको लेक्चर दिया है, 2.5-3 घंटे का, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये काम दोबारा शुरू हुआ है। अल्लाह करे कि ये पहले से भी ज़्यादा हो, हर एक बंदे को वहाँ जाने का मौका नसीब हो और बार बार नसीब हो। इस चीज़ को अगर आप सब कॉन्शियस में बैठाएंगे तो आप बार बार चले जाएंगे। बात असल में सब कॉन्शियस की आ रही है जहाँ हम दिमाग पे बात करने वाले हैं। आपके सब कॉन्शियस में अगर है, सबको पता है उम्रा करते हैं, मुझे पता है, ये कह रहे जी मैं उम्रे पे गया हूँ, वो कह रहे जी मैं उम्रे पे गया हूँ, मैं उम्रे पे गया हूँ। मैंने कहा अच्छा भी, अल्लाह ताला हमें भी ले जी। लेकिन जब आप शिद्दत के साथ अल्लाह से पुकारेंगे कि यार मुझे भी जाना चाहिए, अल्लाह ताला मुझे क्यों नहीं बुलाता, मुझे भी बुला, आप जब सब कॉन्शियस में ये डाल लेंगे, फिर तो आप देखें कि अल्लाह की कशिश आपके अंदर आएगी और आप उम्रे पे पहुंचे होंगे। कितने लोग मैंने देखा है कि जो आए सिर्फ ट्रेनिंग लेने, शौक था उनको,
कि हम उम्रे की ट्रेनिंग लेते हैं, कोई टिकट नहीं, कोई जाने का प्रोग्राम नहीं, हज की ट्रेनिंग लेने आए, अगले साल वो हज पे पहुंचे हुए थे, उनका नाम निकल आया, पैसे निकल आए, क्योंकि शौक था। जब उनमें तड़प पैदा हुई तो फिर अल्लाह ताला उस तड़प को और तलब को देखता है और फिर एक लिंक बनता है, आप भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कहते हैं अल्लाह की मंजूरी से होता है। तो अल्लाह की मंजूरी इसी तरह है कि आप सिर्फ ऊपर से ना सोचें, आप कहिए हमने जाना है, बस ये अल्लाह हमें बुला, हमने उम्रे पे जाना है, हमने हज पे जाना है। आपके सब कॉन्शियस भी चीज़ बैठ गई तो आप तैयारी करें बस इंशाल्लाह। अब होम्योपैथिक में भी आप देखें कि माइंड असल चीज़ है। अगर हम माइंड सिम्टम को नहीं लोकेट करते, डिग आउट नहीं करते, तो हम कामयाब प्रैक्टिशनर नहीं हैं। और इसको मुश्किल भी ना समझें। अगर आप माइंड का चैप्टर पढ़ेंगे रेपर्टरी में तो मुश्किल लगेगा, उसके इतने ज़्यादा रूब्रिक्स हैं, बहुत मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है, शायद मेरे लिए हो, आपके लिए ना हो, हमें उसका तर्जुमा देखना पड़ता है। लेकिन जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो फिर आपको मज़ा आ जाता है। मैंने अभी आपको बताया, उससे आप थोड़ा सा रेलिवेंट कर सकते हैं कि जैसे हम अंदर अपने माइंड में सब कॉन्शियस पे अल्लाह को एज ए ज़ाहिर और बातिन रख लेते हैं कि अल्लाह अंदर है, हमारे दिमाग में चला गया, तो फिर हमें खुद ब खुद पता चलता है कि हमने करना क्या है, अंदर से हदायत मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह दिमाग में आप देखें कि दिमाग में बात कर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लेक्चर का, जो मैं 5-10 मिनट माइंड पे डिस्कस करता हूँ, और इसी बेस पे होम्योपैथी है और इसी बेस पे कामयाबी भी मैं आपको बता रहा हूँ। माइंड को हम देखते नहीं, हालांकि छोटी छोटी बातें माइंड की होती हैं, वो अगर हम देखें, उस पर दवाई दें, तो आपकी ऐसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं जो आपके वहमों गुमान में भी नहीं होंगी, ठीक होगा। मसलन कैंसर है, आपकी ये आर्थराइटिस है, आपका ब्लड प्रेशर है, आपकी शुगर है, आपकी और सोराइसिस है, और जो है ऐसे ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिसको टीबी है, और लोग कहते हैं ये ठीक नहीं होती, लेकिन जब आप माइंड को पढ़कर, माइंड को देख के आप दवाई देंगे तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाती है। जिससे नहीं ठीक होना, अल्लाह की तरफ से नहीं होना, लेकिन वो भी आपकी दवाई से सेटिस्फेक्शन हासिल करता है। उसके घर वाले भी आगे कहते हैं अब हमारा मरीज़ पहले से बहुत बेहतर है, जब से हमने आपकी दवाई देनी शुरू की ये बड़ा बेहतर हो गया। खुद कहते हैं हमें पता है कि लास्ट डिजीज़ है, ऐसी डिजीज़ ऐसे लास्ट स्टेज पे है कि हमें खुद पता है क्या होना है, लेकिन जब से दवाई शुरू की है ये स्कूल में आ गए, ये स्कूल में तो हमारा पूरा घर, पूरी फैमिली स्कूल में आ गई। ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड पे होगा। छोटी सी मिसाल दे दूं कि एक बुजुर्ग हैं 70-80 साल के, किडनी फेल हो चुके हैं। आपको पता है, डॉक्टरों को पता है, उनको पता है कि 20-30 साल से शुगर, 20-30 साल से डायबिटीज, क्रिएटिनिन बड़ा हाई जा रहा है, बुढ़ापे की वजह से वो कहते हैं जी डायलिसिस भी नहीं कराना। अब वो पड़े हुए हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उनके घर वाले चाहते हैं कि ये बातें करते रहे, खाते पीते रहे, चलते फिरते रहे, यही काफ़ी है। लेकिन हमारी स्टेज पे भी दवाई उनको इस काबिल कर देती है, वो घर से बाहर भी आ जाते हैं, उनके लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो 100% ठीक ना, उनके लेवल ठीक होने शुरू हो जाएंगे और वो पहले से बेहतर हो जाएंगे। किस तरह? इस स्टेज पे मरीज़ हमारे पास आता भी नहीं है, घर में लेटा हुआ नहीं आ सकता, इतना बुजुर्ग है, इतना कमज़ोर है कि उसके घर वाले कह रहे आ नहीं सकता, ये रिपोर्टें देख लें। आजकल वीडियो लिंक हो गया, टेलीफोन हो गया, बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले तो ये भी नहीं था। हम फिर सिर्फ अपने दवाइयाँ देते हैं, अपनी जो सिम्टम पूछ के, लेकिन फिर हम माइंड के सिम्टम पूछते हैं। वहाँ के मैक्सिमम पेशेंट जो इस स्टेज पे होते हैं कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ है, सिम्टम्स है, और ऐसी कोई पोजीशन है कि मरीज़ अपने उसको खुद अपना नहीं पता, तो बड़ा वो भी अनईजी होता है, लेकिन इस अनईजीनेस में उसको गुस्सा बढ़ाता है, चिड़चिड़ा बढ़ाता है। जितने मरीज़ होते हैं इस एज में जाके चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आता है। आप जब तक उनको गुस्से की, चिड़चिड़ापन के साथ दवाई नहीं देंगे, उनकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। यहाँ फिर माइंड काम आ रहा है। अगर वो बात बात पे किसी को डांटते हैं तो आप वो दवाई और देंगे, अगर वो उनमें जिद आ गई है तो फिर वो दवाई साथ चलानी पड़ेगी, तो वो ठीक होंगे। और आप जब ये दवाई देंगे तब ही वो ठीक चलते हैं, वरना
चाहे वो डायलिसिस करा रहे हैं, चाहे आप दवाई दूसरी दे, जैसे कोई क्रिटिनाइन दे रहा है, कोई यूरिया दे रहा है, कोई कालीक्लोरिकम दे रहा है, कोई नेट्रोमर दे रहा है, कोई एपिस दे रहा है, कोई जिंजेबर दे रहा है, कोई ओपियम दे रहा है, कोई अमोनियम का दे रहा है, तो उनसे अगर रुकावट नहीं हो रही तो आप माइंड सिम्टम पे जाके देंगे तो देखेंगे मरीज कितना कितना अरसा बगैर किसी मुश्किल के वो अपने घर में चलते फिरते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी के दिन अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं। और कुछ मरीज़ जैसे किडनी का है, कोई कैंसर का है, उससे डेथ नहीं होती, किसी और चीज़ से डेथ हो सकती है जो कुदरत ने रखी हुई, तो वो मेडिसिन से उनकी बीमारी कंट्रोल में हो जाती है। इसलिए हमने माइंड को देखना है हर हाल में। तो आज का जो मैंने छोटा सा रखा है अब्यूजिवनेस, गालियाँ निकालते हैं अक्सर लोग, आपने देखा होगा, ये हमारी आम है कि हर 10 में से 2-3 बंदे मिलेंगे वो गालियाँ जरूर निकालते हैं, और वो गालियाँ ऐसे निकाल रहे होते हैं फिल्म, उनको नहीं पता कि गाली निकालनी है कि नहीं। बात कर उनको ये भी नहीं पता कि यहाँ को फीमेल बैठी है कि नहीं बैठी, उनके लैंग्वेज में, उनकी रूटीन में उनकी ऐसी गालियाँ हैं कि उनको ये भी नहीं पता, वो गालियाँ निकालते हैं। तो ये जब ऐसा बंदा आपके पास आएगा कि जैसे चले बैठे हैं, अब इमरान खान पे अगर मैं भी बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ पे मैं बात कर रहा हूँ, फजल रहमान पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़ुबान से एक लफ्ज़ गाली का नहीं निकल रहा, लेकिन दूसरा आदमी है उसकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं, या तीसरा आदमी है उसके अल्फाज भी निकल रहे हैं। तो जब ऐसी चीज़ निकलेगी तो आप ये समझेंगे फिर हमें उस चीज़ की मेडिसिन देनी है, इनको हमें इस चीज़ की मेडिसिन फिर देनी है। अब हम ये देखते हैं कि गालियां 2 किस्म की, मेन अब्यूजिवनेस 2 किस्म की है। अब्यूजिवनेस एक वो है जो फिलबदी गालियां निकालते हैं, उनकी मेडिसिन और होंगी और वो हमें देनी पड़ती, हम नहीं देते। हम फिर वो आगे कह रहे हैं जी मेरे तो जोड़ों के दर्द है, साथ एक गाली निकाली, ठीक है, साथ बेटा बैठा उसको गाली निकाली कि इसको मैंने इतनी दफ़ा कहा डॉक्टर के पास ले जाओ, ये फलाना नहीं लेके जाता, साथ गाली निकाली, ठीक है, क्या होता है ना। लेकिन हम उस गाली को नहीं देखते, हम फिर उसके जोड़ को देख रहे होते हैं कि इसको दर्द की दवाई दे दे किसी ने। लेकिन पहले आपने देखना है कि इसका रवैया कैसा, कि इधर आपके पास बैठा बैठा गालियां दे रहा है हर दूसरे जुमले में, तो पहले फिर आप वो दवाई देंगे गाली वाली। तो आप देखें कि जब वो दवाई देंगे तो उसका, चाहे वो आर्थराइटिस का केस है, चाहे किडनी का केस है, चाहे इंडाइजेशन है, कोई उसको मैदे की बीमारी है बहुत पुरानी नहीं ठीक हो रही, आप देखते हैं मैदे की बीमारी है, जलन है, एसिडिटी है, और जिसको हम गर्ड कहते हैं प्रॉब्लम है, जब परसों से ठीक नहीं हो रही होती, नेट्रोफास भी खा रहा है, रुबीना भी खा रहा है, आयरसफस भी खा रहा है, आर्सेनिक भी खा रहा है, पल्स भी खा रहा है, नक्सवामिका भी खा रहा है, उधर से वो सिरप भी पी रहा है, दूसरे जो है राइजिक भी खा रहा है, लेकिन पूरी उम्र खा रहा है, बिल्कुल क्यों नहीं ठीक हो रही यार, ये मामूली बीमारी है ना। बस आज दवाई बता रहा हूँ आपकी दवाई बता रहा हूँ आपकी। तो मतलब वो इन्होंने अच्छी मिसाल दी है कि अगर वो चाय भी पिएगी सब गाली देगी कि आहा आज ये फलानी बड़ा मजा आ गया, और भाई इसमें कौन सी गाली की बात है मुझे पता है, लेकिन कईयों के है, और जब हम उसको उसी पे दवाई देंगे तो उसकी हर मर्ज ठीक होगी। आप देखें हकीकतन क्या है ना, और रिपोर्टरी भरी पड़ी हुई है इस बातों की। मैं तो ये हैरान होता हूँ कि जिसने रिपोर्टरी लिखी है, अगर आज वो जिंदा होता ना उसका मुलाजम होता, उसके घर के सारे काम मैं कर रहा होता। जिससे मैथमेटिक्स का प्यूरा लिखा है वो होता तो आज मैं उसका मुलाजम होता। मुझे हक नहीं बनता कि मैं डॉक्टर बन के बैठूं। वो पता नहीं कहाँ से लिखी, कौन से सिम्टम नहीं, उनके पास उसको पेशेंट भी इतने नहीं होते थे। कहाँ होते थे मुझे बताएं पेशेंट इतने, और इतनी पिक्युलरिटी और इतनी ऑथेंटिसिटी और इतनी एक्यूरेसी। कहते हैं ना होम्योपैथी में एक्यूरेसी है, उसमें रिपोर्टरी में आप देखें बहुत एक्यूरेसी। हम नहीं ढूंढ सकते, हम वो लिख गए हैं, हम उसको पढ़ नहीं सकते आज तक कोई भी। तो अब आप देखिए ना, उस वक्त इतने मरीज भी नहीं होते थे, बीमारियां इतनी थी, लेकिन बीमारियां सब लिखी हुई हैं, ठीक है। हाइपेटाइटिस आज जाहिर हुआ है, वहाँ लिखा हुआ 150 साल पहले किताबों लिखा, 200 साल किताबों लिखा, उनका इलाज लिखा, हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसी बीमारियां लिखी हुई हैं पहले कि जितनी आपकी किडनी की बीमारियां उसमें लिखी हुई हैं पहले।
ठीक है, किडनी फेलर नहीं लिखा, लेकिन सारी बीमारियां उसमें लिखी हुई हैं। यूरिया लिखा हुआ है, क्रिएटिनिन लिखा हुआ है, एल्ब्यूमिन लिखा हुआ है, पाइलाइटिस लिखा हुआ है, नेफ्राइटिस लिखा हुआ है, ग्लोमेरुलर डिजीज लिखी है, सब लिखी हैं ये चीज़ें, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब देखें कि आज से मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ। 50 साल पहले जिनकी उम्रें हैं मुझसे ज़्यादा, मेरी जितनी, पिंडी में सिर्फ 8 डॉक्टर होते थे। 8 या 10 डॉक्टर हो गए, ठीक है, मैं नाम ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा डॉक्टर नहीं थे। वो 8 डॉक्टर पूरी पिंडी को संभाले हुए थे। उस वक्त उनके किसी के पास 8 में से 4 पे रश होता था, 4 पे नहीं होता था, ठीक है। और अगर आप 100 साल पीछे चले जाए तो फिर पिंडी में आबादी कितनी थी, लोग कितने थे? 2 डॉक्टर थे, 4 से। और अगर आप 200 साल पीछे चले जाएं, हानेमन के ज़माने में, कैंट के ज़माने में, बोलिन गार्सन के ज़माने में, तो कहाँ मरीज थे, कहाँ से लिखा, क्या किया? मैं तो ये सोच के रहा हूँ कि एक एक मरीज़ उनको मिलता था, उसी में बैठते थे। ना उन्होंने सोचा था कि मैंने इस मरीज़ की खाल उतारनी है, ना उसने कभी सोचा था कि मैं इतने मरीज़ बनाऊँगा, ना उसने सोचा था कि मैंने इतने जनाब अपनी मल्ले का घर बनाना है, मैंने गाड़ियाँ लेनी है। आजकल तो ये भी ट्रेंड आ गया ना, कपड़े अच्छे होने चाहिए, चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए। तो उसमें भी हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं, इंसान है, उस वक्त भी होता होगा। लेकिन जिसने बगैर लालच के काम किया, बगैर लालच के, वो डॉक्टर हमेशा कामयाब होगा। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप 2 रुपये रोज़ लेना शुरू कर दें। आप चाहे 200 रुपये रोज़ लें, 400 रुपये रोज़ लें, अगर आप उस पर इतनी मेहनत करते हो तो ये आपका हक है, कि आपका हक है। अगर आपको 20 साल 30 साल इसमें हो गए हैं, आप मेहनत करके मरीज देख रहे हैं, तो आपका हक है। लेकिन दूसरा हक ये भी है कि अगला मरीज अगर गरीब आता है उसको फ्री दे दें। अगर वहाँ भी आपने ज्यादती की तो फिर आपका हक वो ख़त्म हो जाता है। आप अपनी एक फ़ीस रखें, ठीक है, लेकिन अगला मरीज बहुत ही है, बहुत ही कमज़ोर है, आप खुद देख रहे हैं, आप उसको खुद पूछें कि यार ये मेरी फ़ीस इतनी दे सकते हो कि नहीं? मेरी फ़ीस ये है, 100 रुपये रोज़ है, 200 रुपये रोज़, आप बताओ कितनी दे सकते हो? उतनी कर दो। आप देख रहे हैं कि वो बेवा है, उसकी हालत बखदूश है, उसकी अर्निंग कोई नहीं है। अगर वो कह रही है मैं 100 रुपया दे सकती हूँ, आप कहिए आप 10 रुपये दे दो, ये भी साथ करना है। तो फिर देखें कि मैं आज से 85 की बात कर रहा हूँ, 82 की, आप साल खुद देख लें कितने हैं। मुझे एक घर में बुलाया गया मरीज देखने के लिए, मैं घर गया, 50 रुपये फीस की मैंने घर जाने की, देते थे डॉक्टर, हमने भी सुना हुआ था, मेरा खुद पहला तजर्बा था ये। लेकिन जब मैं वहाँ बैठा था तो वापस आया, मैंने 50 रुपये फीस ली, बड़ा खुश हुआ कि आज 50 रुपये इकट्ठे मिल गए, अभी साथ दवाई भी दी, उसके पैसे लगा। लेकिन जब मैंने थोड़ी देर बैठ के सोचा तो उसके घर में तो मुझे लग रहा था स्वाद का बर्तन नहीं थी, कुर्सी नहीं थी, बेड नहीं था, तो मैंने क्यों पैसे उनसे ले लिए? याद रखिए, जब आपको कोई घर बुलाएगा तो बड़ा मजबूर होकर बुलाएगा, कि मरीज या तो आ नहीं सकता, एम्बुलेंस के पैसे नहीं, टैक्सी के पैसे नहीं, डॉक्टरों की फीस देने के पैसे नहीं, बड़े बड़े वो छोटे डॉक्टरों को बुला देते कि चले जी घर में बुला दो। तो फिर मैंने उस वक्त सोचा कि वो इस काबिल नहीं था, मैंने 50 रुपये लेके ज्यादती की। मैंने उसको अगली दफ़ा दवाई फ्री दे दी कि चले मैं थोड़ा सा कुछ इसको अकोमोडेट कर लूँ अपने तो। लेकिन मैंने उसी वक्त बैठ के 1982 या 3 में ये फैसला किया कि आइंदा के बाद मैं घर जाने की फ़ीस कभी किसी से नहीं लूँगा। और आज के बाद मैंने हज़ारों मरीज देखे, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। मैं अरबपतियों के घर भी गया हूँ, करोड़पतियों के घर भी गया हूँ, आम लोगों के घर भी गया, उन्होंने मुझे हज़ारों रुपए भी दिए, मैंने कहा नहीं मेरी फीस नहीं है। क्योंकि जब घर आपको बुलाएगा ना, वो बड़ी मुश्किल में बुलाएगा कि आपका घर दिखा रहा है, अपने आप को वो नंगा कर रहा है, बाहर उसकी शायद इज्जत कैसे बनी हुई है। लेकिन जब आप घर किसी के जाते हैं तो आपको सब कुछ यहाँ हो जाता है कि ये बंदा किस काबिल है, कितना सफेद पोश है। उसके बाद मैंने किसी हॉस्पिटल में गया हूँ और मैं आपको बताऊँ कि मैंने चीफ ऑफ स्टाफ के घर तक भी गया हूँ, उनकी बेगम को भी देखने गया हूँ, लेकिन मैंने फीस नहीं दी। क्या डॉक्टर मेरे साथ गए थे, वो बैठे हुए,
जब मैंने जाके देखा तो उनसे फीस भी नहीं ली, हालांकि हर चीज़ वो उनके पास थी, सबसे मेरे नहीं ली। मिनिस्टर के घर गया हूँ, मैंने फीस नहीं ली। MNA के घर गया नहीं ली। गरीब के घर गया तो मैंने दवाई के पैसे भी कम किए या नहीं लिए कि चलो ठीक है चलो। बाकी फीस लेना आप अगर समझते हैं तो आपका हक है, लेकिन इतनी फीस ले कि अगले को बुरी ना लगे। लेकिन अगर एक अमीर आदमी, मेरे कई पेशेंट ऐसे हैं जो इलाज मुझसे कराते हैं, टेस्ट दुबई से कराते हैं, इलाज मुझसे कराते हैं, टेस्ट फ्रांस से हो रहे हैं उनके, तो उनसे आप फीस क्यों ना लें? ऐसी बात भी नहीं है कि जब वो हर महीने हर 2 महीने बाद दुबई जाके टेस्ट भी करवाते हैं, जाते हैं अपना वहाँ पे लाखों रुपए लगाते हैं, तो आप 4,000 ले सकते हैं, लेकिन जायज़, बहुत जायज़। आप अपनी एक फीस रखी है। मैंने अगर एक फीस रखी है तो मैं, अगर मेरे पास करोड़पति भी आता है उसके लिए भी वही फीस है, अगर लाखपति है तो उसके लिए भी फीस वही है। ये नहीं कि मैं किसी की बार गाड़ी देखो प्राडो आई तो मैं पैसे ज़्यादा कर दूँ, ऐसी बात नहीं है। प्राडो वाला आएगा, टैक्सी पे आएगा, मोटरसाइकिल पे आएगा, वही फीस है। अगर वो आके कह रहा है मुझे पैसे देने की शक्त नहीं है, हाँ बता दो कितने लेने, उतने ले लिए, या अपनी मर्जी से उसको माफ़ भी कर दिया। तो अब्यूजिवनेस की बात हो रही थी कि अब्यूजिवनेस, गाली निकालना, जो गुस्से के बगैर गालियां निकालते हैं उनकी दवाई है एनाकार्डियम। तो जो गुस्से में निकाल रहे होंगे कि जिसको आपने गुस्सा दिलाया, तैश दिलाया, तब गालियां निकाली, वैसे नहीं, तो उनकी दवाई है कैमोमिला और नक्सवामिका। और अगर ऐसे आदमी आपके आ रहे हैं, एक्वोनाइट भी है, एबिस नेग्रा भी है, बगैर गुस्से के फिलबदी गालियां निकालने वाले, और हायोसैमस भी है जो बिल्कुल नंगी गालियां निकालते हैं, उनकी हायोसैमस, उनको पता ही नहीं ये नंगी गाली है। एक तो होता है उल्लू के पट्टे, हरामज़ादा, खबीस, ये तो सब कह चलता है, लेकिन जो बिल्कुल नंगी गालियां भी निकालते हैं तो उनके लिए फिर हायोसैमस है। और जो आम इस तरह की गालियां निकाल रहे हैं उनके लिए एनाकार्डियम है। जो गुस्से पे निकालते हैं उनके लिए कैमोमिला है, नक्सवामिका है, एबिस नाइग्रा है जो आम तौर पे गालियां निकालते रहते हैं, काली कार्ब है जो आम तौर पे गालियां निकालते रहते हैं। वैसे आप देखेंगे कि आपको गुस्से में दवाइयाँ और भी मिलेंगी, जो गुस्से में लड़ाई झगड़ा करता है उसकी दवाई और भी मिलेगी, किसी को टैलेंटोला मिल रही है, किसी को नक्स मिल रही है, किसी को नाइट्रिक एसिड मिल रही है। लेकिन जो फिलबदी आते हैं अपनी बीमारी भी बता रहे हैं तो गाली निकाल रहे हैं, किसी का जिक्र कर रहे हैं तो गाली निकाल रहे हैं, उनकी ये 4-5 दवाइयाँ जब आप साथ शुरू करेंगे आप देखेंगे, लेकिन ये हाइपरटेंसी में देनी पड़ेगी आपको, माइंड के सिम्टम में आपको हाइपरटेंसी देनी पड़ेगी। अगर मरीज बिल्कुल सेहतमंद हटा करता है दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे फिर देखने में, तो आपको हाइपरटेंसी देनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि ये आदत तो 15 दिन में ही कम हो जाती है। अगर आप 15 दिन की दवाई दें, अगली दफ़ा आएगा तो उसकी आदत कम हो जाएगी। तो इसलिए अब एबिस, इसमें मैंने बता दिया कि नाइग्रा भी काम करती है बगैर गुस्से में, एनाकार्डियम भी काम करती है बगैर गुस्से में, काली कार्ब भी काम करती है बगैर गुस्से में, हायोसैमस जो नंगी गालियाँ देता है ओपन होकर देता है, और एक्वोनाइट गुस्से के बाद, नक्सवामिका गुस्से के बाद, टैलेंटोला गुस्से के बाद, कैमोमिला गुस्से के बाद। इसमें अब्यूजिवनेस में आएगा, लेकिन एक होता है इंसल्टिंग मैटर, जो अपनी इंसल्ट फील करके गाली निकालता है, उसकी दवाइयाँ फिर हो रही है, उसकी विस्टाफिस एग्री आएगी, प्लाटिनम आएगी, प्लेडियम आएगी। अब हम अपने चलते हैं दूसरे पे लेवल पे। हमारी आज की दवाई म्यूरेटिक एसिड। इससे पहले म्यूरेक्स पिछली दफ़ा रह गई थी, उसकी मैंने बात तो की थी थोड़ी सी, कि जैसे एक म्यूरिक्स है निम्फोमीनिया की बहुत ही आला दवाई है। निम्फोमीनिया का मतलब ऐसा होता है जैसे मर्दों को स्टियरेसिस कहते हैं, इरिटोमीनिया कहते हैं, लस्टफुल कहते हैं। ये इस तरह के बिहेवियर है कि सेक्स का ज़्यादा होना। स्टेरेसिस के हर वक्त सेक्स की बातें कर रहे हैं, सेक्स का सोच रहे हैं, चाहे वो अपनी बीवी से देख रहा है, चाहे अपने सोच रहा है। और इरिटोमीनिया मैंने बताया था कि सेक्स का ऐसा सोच रहा है कि अगली को पता ही नहीं है कि जिसके साथ वो ख्यालों में सेक्स कर रहा है, ख्यालों में मोहब्बत कर रहा है, ख्यालों में आई लव यू कर रहा है, अगले को पता ही नहीं। तो इरिटोमीनिया मैंने ये दवाइयाँ बताई थी। लेकिन म्यूरेक्स औरतों के लिए लिखी हुई है, मर्दों में भी अच्छा काम करती है। जो पिछली दफ़ा रह गया था कि म्यूरेक्स ऐसी दवाई है जो मर्दों में भी काम करती है। मैंने बहुत से मर्दों को भी दी है जिनको हर वक्त सेक्स उनके दिमाग में रहता है,
के अंदर रहता है, इजीली एक्साइटेड फ्रॉम सेक्सुअल थॉट, सेक्सुअल विजन, सेक्सुअल लिसन वो कर रहे हैं तो उनका इजीली एक्साइटेड हो जाएगा। तो म्यूरेक्स बहुत बेहतरीन दवाई है। तो ये मेरी, हाँ एक चीज़ ये रह गई थी और एक और चीज़ रह गई थी कि क्योंकि पिछला लेक्चर पर कुछ शॉर्ट हो गया था, मुझे समझ नहीं आई, कुछ एक दो चीज़ें रह गई थी बहरहाल। क्योंकि मेरे जेहन में एक चीज़ है कि लेक्चर मैक्सिमम जो काम की बात होती है 45 मिनट होनी चाहिए लेक्चर का टाइम। उसके बाद कुछ लोग सोते भी हैं, कुछ समझ नहीं आता, ऊपर से गुजर जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब जो काम की बात होगी वो आगे आ रही है वो आपको बताऊँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जिसने काम किया है, एंड दैट इज़ प्रूवन बाय माई सेल्फ। मैं उसको बार बार आई हैव बीन प्रूवन कि इस मेडिसिन को, इस सिम्टम को, इस फ्रिक्वेंसी को आई हैव मैनी टाइम हैज़ बीन प्रूवन, और वो आपको बताऊँ ताकि वो दवाई काम करे। तो एक दवाई है, जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ खा के लोग आते हैं तो हम सबसे पहले नक्सवामिका देते हैं। लेकिन अगर पिछली दवाई मेरे सेक्स के मौजू पे थी, तो अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम एलोपैथिक दवाई खाने के बाद होती है तो उनकी नक्सवामिका दवाई नहीं होगी, उनकी एसिड नाइट्रिक होगी। क्योंकि बहुत से अमराज हमारे ऐसे हैं कि जिसने कुछ अर्सा ब्लड प्रेशर की दवाई खाई, कुछ अर्सा कोई शुगर की खाई, कुछ अर्सा मैदे की खाई, कुछ अर्सा अपनी दिमाग की खा ली, तो उनका सेक्सुअल साइड से वीकनेस हो जाती है। हालांकि उम्र 40-45 साल ऐसी नहीं होती, 50 साल है। कई जिन्होंने दवाइयाँ नहीं खाई होती, कई ऐसे 70-80 साल के भी मर्द हैं कि वो ठीक रहते हैं, उन्होंने क्योंकि मेडिसिन ऐसी नहीं खाई। इसलिए अगर ये प्रॉब्लम होती है कि वो जो एलोपैथिक दवाई साथ साथ खा रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हमारा सेक्स का वीक हो गया है किसी भी साइड से, तो उनको एसिड नाइट्रिक की जरूरत है। नक्सवामिका भी दे सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल साइड पे जाएंगे तो फिर आपको एसिड नाइट्रिक देनी पड़ेगी। हमारी दवाई जो सीरीज पे चल रही है म्यूरेटिक एसिड है। मेरे पास ये जो यूज़ होती है तो बहुत नहायत कमज़ोरी में यूज़ होती है। जो मरीज़ बहुत कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर के चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनकी ये दवाई है। वैसे इनकी दवाई आप देखें कि कार्बोवेज भी एक स्टेज पे होती है, वेरेट्रम अल्बम भी होती है, कैम्फर भी होती है, जलसीमियम भी होती है, अगर फालिज के केस हो तो कास्टिकम भी होती है। लेकिन म्यूरिक एसिड की ऐसी दवाई है ये कि मरीज़ अपने बेड पे उठ नहीं सकता किसी भी मर्ज़ में। फालिज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, ओल्ड एज है, मैंने इसको बड़ी ही अच्छा पाया। एक ये दवाई है और नंबर 2 लिख लें, हाइड्रोसियानिक एसिड। ये दो दवाइयाँ ऐसी हैं कि मरीजों को इसने उठाया है। बेड रिडन जो थे उनको उठा के बैठाया है, उनको चलाया है। म्यूरिक एसिड की कमज़ोरी ऐसी एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो हमारे मैदे में बनता है। और एसिड जितने हैं आप देखिए उनमें कमज़ोरी बहुत होती है, क्योंकि एसिड जो है तोड़ के रख देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब किसी चीज़ पे एसिड डाले क्या होता है, आपके सामने देखते देखते वो ख़त्म हो जाएगा, बुझा जाएगा, बुरबुरा हो जाएगा, रेत बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, बिखर जाएगा, धुआं बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जितने एसिड हैं इतने की कमज़ोरी अंदर अंदर पैदा करते हैं, और इसकी कमज़ोरी का रिजल्ट एंड पे बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन जिसको कवर हम दवाइयों से कर सकते हैं, और वो उनमें एक दवाई म्यूरेटिक एसिड भी है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। नो डाउट कार्बोवेज भी है, कैम्फर भी है, जलसीमियम भी है, वो भी उठाती है ऐसे पेशेंट को। लेकिन इसकी पर्टिकुलर ऐसे सिम्टम है कि उन सिम्टम पे जो उठाएगी।
इसमें ठंडे पसीने नहीं आएंगे कि हम कैम्फर से या कार्बोवेट से करें, सर्दी ज़रूर लगेगी, कमज़ोरी है। लेकिन इसका पेशेंट जो होगा, चाहे जिस चीज़ का पेशेंट है, हट्टा कट्टा है, देखने में हट्टा कट्टा है, लेकिन जब वो लेटता है तो स्लाइड डाउन कर जाता है, स्लाइड डाउन टुवर्ड्स अपने पाँव की तरफ, का सराहने पे सर नहीं रखेगा, खिसक के आगे चला जाएगा। ये इसकी बड़ी अच्छी सिम्टम है कि अगर खिसक के वो आगे चला गया है, किसी मरीज़ को आप देख रहे हैं कि वो बाज़ का ऐसा होता है, किसी को 104 बुखार है, किसी को खांसी है, 10 दिन से बेड पे पड़ा हुआ है, आप देखिएगा जब लेटेगा सराहने से आगे खिसक रहा है तो उसकी दवाई सबसे पहले एक डोज ये देनी है, म्यूरेटिक एसिड। इसने कितने मरीजों को ताकत दी और उठा के बैठाया। अब इसमें क्या चेंजेस आती हैं कि वो इस तरह इजी रहता है, नीचे की तरफ जाता है, पाँव की तरफ जाता है, सर नीचे ले जाएगा, तो उसका म्यूरेटिक एसिड ऐसे पेशेंट को ये बड़ा अच्छा काम करती है। मैंने कई दफ़ा दी है, पेशेंट इससे बड़ी जल्दी रिकवर हो जाते हैं। नंबर 2, इसकी ऐसी कमज़ोरी होती है कि जब ये पानी पिएगा तो जो पानी है उसकी आवाज़ भी आपको आती है। इतनी कमज़ोरी है, गुड़ गुड़ की आवाज़ इसमें भी आती है, हाइड्रोसायनिक एसिड में भी आ सकती है, एक और दवाई भी उसमें भी आती है कि इतना कमज़ोरी होती है कि गुड़ 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 की आवाज़ आ रही, क्योंकि उसके जो ओसोफेगस है वो इतनी कमज़ोर है कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसको रोक रोक के पानी अंदर जा रहा है और उसकी आवाज़ आ रही है। 1 हम देंगे कम से कम। इस मैंने बताया ना, बीमारी जिस चीज़ की भी है उसको, अगर वो इतना कमज़ोर है, बात नहीं कर रहा, हाँ अगर वो जैसे ही मुंह खोलेगा बैठेगा तो उसका जबड़ा लटक जाएगा, जिसको कहते हैं जॉ ड्रॉपिंग, जॉ ड्रॉप कर जाता है, बोलेगा। आप देखिए जितने आदमी ये बीमार पड़े होते हैं, मुंह खोला हो तो जबड़ा नीचे लटका होता है। इस किस्म की कमज़ोरी हो तो आप ये म्यूरेटिक उसको दे सकते हैं। हाइड्रोसायनिक एसिड भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये अच्छा काम करती है। वैसे आप देखिए कि प्रोस्ट्रेशन होती है, लैसिट्यूड होती है, वीकनेस होती है, हमारे पास जलसीमियम है, सिपिया है, सोलाइनम है, सिलिशिया है, और एसिड फास है, कैम्फर है, कार्बोवेज है, और बहुत सी लेटस फेरिनोसा है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इस तरह की कमज़ोरी को करती हैं। लेकिन ये दवाई की जब ये 2 सिम्टम होंगी तो आप उसको दवाई देंगे तो अगले दिन ही आपको पता चलेगा कि मरीज़ पहले से बेहतर होना शुरू हो गया। फिर इसके साथ देखें कि इसका जो इस कंडीशन में भी होता हुआ, इस कंडीशन में मरीज़ कहता है मेरे कमरे में शोर शराबा होना चाहिए, हालांकि ये बड़ी एक यूनिक सिम्टम है, बड़ी पार्टिकुलर सिम्टम है। ऐसा पेशेंट हमेशा ये चाहता है कि कमरे में कोई ना हो, मुझे शोर नहीं पसंद, टीवी भी बंद कर दो, लाइट भी बंद कर दो। लेकिन ये पेशेंट कहता है हल्ला गुल्ला होता रहे, बच्चे मेरे पास है, सब लोग मेरे पास हैं, और खुद चाहे बात ना कर सक रहा हो, तो इसमें ये बड़ा अच्छा काम करती है। बाकी आपको जलसीमियम का पता है, वो भी काम करती है, एसिड फास भी करती है, लेकिन ख़ास सिम्टम इसकी है। और हाइड्रोसायनिक एसिड का भी मरीज़ जो है वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि बोल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, उसमें भी जिस्म ठंडा हो जाता है। उसको भी स्टेज पे आप जब देंगे तो मरीज़ खड़ा। मैंने बहुत से पेशेंट्स को, जैसे कि हेपेटाइटिस के 4 स्टेज पे जाते हैं, उनको हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो जाती है, गलूदगी में होते हैं, उनको गलूदगी वाली भी दवाई दी, फ़र्क नहीं पड़ता। जब हाइड्रोसायनिक एसिड दी तो वहाँ से वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एकदम उनको कोई जैसे ड्रिप लग गई है, कोई इंजेक्शन लग गया है, इस तरह हाइड्रोसायनिक एसिड देने से उस स्टेज पे भी मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाता है। कि जो सेमी अनकॉन्शियस, सेमी कोमा में होते हैं, कोमा ग्रेड 1 में होते हैं, 2 में होते हैं, तो हाइड्रोसायनिक एसिड वहाँ पे ये काम करती है। वैसे ओपियम भी है, जलसीमियम भी है, ऐसी दवाइयाँ काम करती है, लेकिन ये भी करती हैं। और मैदे के लिए अगर आपका हाइपर, जी बिल्कुल दे सकते हैं। ये हाई लो का देखें, फिर मैं बता देता हूँ कि हाँ दे सकते हैं। देखिए ना, हाई का मतलब हाई नहीं है हमारे यहाँ। हाई का मतलब है कि हम इसको बहुत ही लतीफ़ करके दे रहे हैं, प्रोटोटाइज करके दे। हाई का तो ये मतलब है। अब हाई डाल तो लफ्ज़ गलत रख दिया गया, हमारे दिन में आ गया कि ये हाई होगा और बहुत हाई हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये इतनी प्रोटोटाइज हो गई है कि ये
बिल्कुल हार्मलेस मेडिसिन बन चुकी है। अगर 30-200 1 कुछ हार्म करती है, ये हार्मलेस बन चुकी है। तो और एक पोटेंसी आप उसको दें ताकि उसको असर हो। अगर नहीं फ़र्क पड़ा आप बार बार दें। आप देखें ना, अगर ओपीएम उसकी बन रही है, एक दें सीएम, दूसरी दें, आधे घंटे बाद तीसरी आधे, आपको केस क्लियर हो जाएगा कि इससे ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, दवाई चेंज कर दें। जब हम क्रॉनिक एक्यूटनेस में, जब बड़ी ही सीरियस कंडीशन हो, तो हम दवाई हाई पोटेंसी भी चेंज कर सकते हैं और जल्द जल्द कोई प्रॉब्लम। कुछ लोग कहते हैं ना कि जब पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाए तो फिर लो पोटेंसी जाएगी, हाई नहीं जाएगी, ऐसे ही है ना। लेकिन पैथोलॉजिकल चेंजेस आई कैसी हैं कि उसका माइंड इतना ज़्यादा ख़तरनाक तरक्की कर गया है कि उसकी माइंड में ऐसे केमिकल चेंजेस आई हैं कि उसके नतीजे में उसकी जो ऑर्गन है, जो पैथोलॉजी है, उसमें चेंजेस आ चुकी हैं। तब उसके माइंड को जब ठीक करेगा तो फिर देंगे। जैसे मैंने अब्यूजिव का बताया आपको भी, हाई में देना तो फिर जो भी मर्ज वो लेके आए वो ठीक होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह म्यूरेटिक एसिड अगर किसी को लगातार गर्ड है और जलन है, एसिडिटी है, उसमें भी ये दवाई आप दे सकते हैं। काम करेगी उसमें भी। जैसे जिसको हाइपर क्लोरोहाइड्रिया कहते हैं कि आपकी एसिडिटी ज़्यादा बन जाती है, तो उसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बन जाता है, जिसको हाइपर क्लोरोहाइड्रिया कहते हैं। अगर आपका एसिड ज़्यादा बन रहा है तो आपको जलन नहीं जाएगी। तो म्यूरेटिक एसिड देने से भी, क्योंकि ये है ही वही क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके देने से आपके मैदे का जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें ताकत आती है, उसको आप दे सकते हैं। और हम नेट्रम फास्ट भी दे सकते हैं, इसमें हम रोबीनिया भी दे सकते हैं, हम एच पाइलोरी भी दे सकते हैं, हम इसको नेट्रम फास्ट भी दे सकते हैं। रोबीनिया, आयरस फास्ट, ये दवाइयाँ भी काम करती हैं। वैसे तो जलन में आप देखें आर्सेनिक देते हैं, नेक्सोमिका देते हैं, पल्स देते हैं, कास्टिकम देते हैं ना, ब्रायोनिया देते हैं, लेकिन सेकंड स्टेज में नेट्रम फास्ट आ जाती है, रूबीनिया आ जाती है, आयरस आ जाती है, थर्ड स्टेज में फिर ये म्यूरेटिक एसिड आ जाती है, जब ठीक एच पाइलोरी आ जाती है। अब यह है कि जब आपका मैदा ही ख़राब है और आपका हाइपोक्लोरिक एसिड हो गया है, हाइपोक्लोरोहाइड्रिया हो गया है, कि आपका जो एसिड है वो कम हो गया है, तो फिर तो ना नेट्रम फास्ट काम करेगी, ना रूबीनिया करेगी, कुछ नहीं करेगी। ये सिर्फ हाइपर में काम करती है, हाइपो में नहीं काम करती। हाइपो फिर क्या काम करेगी, आपका अल्फा क्यू काम करेगा, अल्फा 30 में काम करेगा, आपकी आलनेस दवाई है वो काम करेगी, आपकी ट्रोबिडम है वो दवाई काम करेगी, एलनेस है वो दवाई काम करेगी। एक दवाई और भी है, मेरे जहन में भी नहीं आ रही, ऑस्टोनिया है, वो आप लगातार दें, तो वो आप लगातार दें, अल्फा 30 दे दें, तो आप देखिए कि उसके मैदे का जो गैस्ट्रिक जूस है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और ये अमूमन बहुत बुजुर्गों में या बहुत बच्चों में ये बीमारी आती है। आप थोड़ा सा उनको खिला दें तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाता है। ज़्यादा होने की खटास है, जलन है, डकार है, गर्ड है, जिसको कहते हैं कि रात को आप लेटते हैं खाना खा के तो आपको सारा ऊपर चढ़ के आता है, ठीक है ना। तो जो कम होने की अलामत है कि आप खा रहे हैं आपको मोशन लग जाता है, आप दलिया खा रहे हैं आपको तब भी मोशन लग गया, आप ज़रा सा ओवर ईटिंग हो गया आपको मोशन लग गया, मोशन लग गए, फिर इसके एक्सट्रीम ये हो जाता है कि इधर आप खा रहे हैं उधर मोशन के लिए भाग रहे हैं, इधर आप खा रहे हैं, आप बात का खाने के टेबल से उठ के भागना पड़ता है। तो उसके लिए ऑस्टोनिया, आलनेस बेहतरीन दवाई है, ट्रोम्बिडम बेहतरीन दवाई है, फेरामेट बेहतरीन दवाई है, चाइना एलोज तो है ही हैं, लेकिन ये 3 दवाइयाँ अगर आप सुबह दोपहर शाम ये 4 बना के दे दें तो इनके मैदे स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आप अपना को कॉम्बिनेशन बनाना चाहें कि मैदा ख़राब है, मैदा लूज है, ये 4 दवाइयाँ डाल दें तो उनके मैदे भी ठीक हो सकते हैं। जी देखिए, दूध पी के फ़ौरन निकालना, फ़ौरन का मतलब है फ़ौरन में 3 दवाइयाँ आती हैं और वो अक्सर फेल नहीं होती, फेरामेट, फास्फोरस, आर्सेनिक। ये फ़ौरन का मतलब है विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। अगर मुंह में जा रहा है
अभी ज़बान पे ही रखा है उल्टी है तो फिर एकोनाइट और एंडोक्रूलम है। ठीक है, अगर अंदर चला गया है मैदे में पहुंच के, वो चाहे 2 मिनट में आ रहा है वापस, चाहे 10 मिनट में आ रहा है, तो फिर फेरम मैट है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है। और अगर फौरन मोशन आ रहे हैं तो चाइना एलोज तो है ही है, लेकिन वो है कि अगर आज आपने खाया तो आपको कल मोशन आ गए जो कि आपको लूज हैं, आप मोशन कैन स्केप, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एलोज खा लेंगे। लेकिन जो आ रही है माँ की, मुझे, मेरे बच्चे को, या मेरे घर में ये पिछले 6 महीने से, साल से जो खाता है निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं वीट एलर्जी कहते हैं, जिसको आम अल्फाज में सीलिक डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, इसका ATT टेस्ट होता है, वो आप करवा लें तो उसमें पॉजिटिव आता है, थोड़ा सा दवाई खाए तो नेगेटिव आ जाता है, जिसको हम गंदम की एलर्जी भी कहते हैं। गंदम बेसिक चीज़ है, बच्चे वो नहीं खा सकते। लेकिन आप देखें कि हमारे दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के पास इसका कोई इलाज नहीं है, कोई ऑथेंटिकेटेड नहीं, अगर है तो हमें बताया जाए, ऐसा नहीं है, सीलिक डिजीज़ का नहीं है। और हमारी इन्हीं 4 दवाइयों से आप देखें कि आपके मैक्सिमम पेशेंट इंशाल्लाह बच्चे ठीक होते हैं, मैक्सिमम। मैं तो, मेरे पास बच्चे आते हैं कि जी ये तो इतने साल से डॉक्टरों ने मना किया इसको गंदम, मैंने कहा आज से शुरू करेंगे, जिस दिन से मेरी दवाई शुरू करें, साथ ही शुरू करें। इतना इमीडिएट फ़र्क भी डालती हैं कि 15 दिन के बाद वो आता कहता हाँ जी अब ये गंदम भी खा रहा और बेहतर है। ठीक है, अगर कोई बेहतर नहीं है तो रसी चेंज करें, थोड़ी सी दवाई चेंज करें, वो भी बेहतर हो जाता है, लेकिन अक्सर बेहतर हो जाता है। आलनस, आल्स्टोनिया, ट्राम्बिडियम और अल्फाल्फा, ये दे सकते हैं। वो तो अगर फौरी तौर पे है ना जी, देखिए फेरामेट, फास्फोरस, आर्सेनिक का मैंने अभी बताया। ये याद है कि अभी मुझे 2 महीने से 15 दिन से ऐसे होता है, जिसने कह दिया 6 महीने से चल रहा है उसको फिर ये दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। सर एक केस हो गया, एक पेशेंट मुझसे शिकायत करे कि मैं ना उसका खाना खा रहा हूँ, बस यहाँ मेरा फंस गया, दोबारा मुंह में डाला, मेरा यहाँ फंस गया, उसको क्या किया? यहाँ जो फंसता है ना, आर्सेनिक, नस, कार्बोवेट 3 लगाते हैं, 3 दवाई ये जगह, इसको कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम बिहाइंड ऑसोफेगस है, इसके पीछे, यहाँ से यहाँ तक अगर फंसता है तो ये 3 दवाई है। ठीक है, ये दे दें आप, इंशाल्लाह ठीक हो, कवर हो जाता है। अच्छा जी, अब ये जो मैंने सेलेक्ट की थी म्यूरेटिक एसिड, ये बवासीर की बड़ी अच्छी दवाई है, इसलिए मैंने कहा था आज हम बवासीर को भी कवर करेंगे, और अराउंड दी एनएस जो प्रॉब्लम है ये बड़ी शिद्दत से चल रही है, इनको भी हम आज कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे आप देखें कि क्या कर चलें, अब देखें कि बवासीर की तो आपको दवाइयाँ पता है, लेकिन आज हम कवर क्या क्या कर सकते हैं थोड़े थोड़े के लिए। पाइल्स, इसको हेमोराइड भी कहते हैं। ठीक है जी, हेमोराइड और पाइल में कोई फर्क नहीं है। हेमो लग जाता है तो इसको कुछ लोग कहते हैं कि शायद ब्लीडिंग वाली पाइल, ऐसी बात नहीं है। पाइल्स में भी ब्लीडिंग हो सकती है, हेमोराइड में भी ब्लीडिंग हो सकती है, पाइल्स में भी पॉलिप्स हो सकते हैं, हेमोराइड में भी पॉलिप्स हो सकते हैं। आगे इनकी सिम्टम आगे जाएंगी, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपका फिशर आता है इस एरिया की बीमारी, जो कि कॉमन होती जा रही है। फिर इसके फिस्टुला आता है, फिस्टुला आता है, फिर आता है एब्सेस आता है, फिर आता है आपके, वो तो है कम लेकिन बड़ी ढीठ बीमारी है, पाइलोडाइडल साइनस। ये बड़ी तकलीफ से सिम्टम्स हैं। स्फिंक्टर, स्फिंक्टर का मतलब है कि जो चीज़ आपके एनस को कंट्रोल करती है, स्फिंक्टर कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी स्फिंक्टर हो सकता है, नाक में भी हो सकता है, कान में भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है। तो जब हम एनो लगा देंगे तो एनो का मतलब है कि स्फिंक्टर ऑफ एनस या रेक्टम। यहाँ फिशर हम लगाएंगे एनो, इसका मतलब हो जाएगा कि आपकी एनस में फिशर की प्रॉब्लम है। फिस्टुला कहीं और भी हो सकता है, तो जब एनो का लफ्ज़ लगाएंगे तो फिस्टुला एनस की हम बात कर रहे हैं। फिस्टुला दांत में भी हो जाता है, फिस्टुला कहीं भी जिस्म पे हो सकता है कि एक ऐसा ज़ख़म जो जिसके 2 मुंह हो जाएं,
कहीं भी हो सकता है, ब्रेस्ट में हो जाता है, दांत में हो जाता है, किसी बाजू में हो जाता है, बगल में हो जाता है। तो अमूमन ज़्यादातर फिस्टुला क्योंकि एनएस पे होता है, इसलिए हम आज डिस्कस इसी को करेंगे। एनल स्फिंक्टर है, एनल एनो एब्सेस है। एब्सेस आपको पता कहीं भी हो सकता है। फिर प्रोलैप्सिस है, प्रोलैप्सिस जब एनो कह देंगे तो ये एनस में आ जाएगा। इचिंग है, एनो इचिंग कहीं भी खारिश होती है, लेकिन इचिंग आपको पता है बच्चों को, बड़ों को बाद का शुरू होता है, ड्राइनेस हो जाती है। तो ये सारा जो उसका हम कहते हैं प्रोक्टाइटिस है। सीए रेक्टम है। प्रोक्टाइटिस जो है ये थोड़ा सा गलतफहमी हो जाती है। एक लफ्ज़ है प्रोस्टेटाइटिस, एक लफ्ज़ है प्रोक्टाइटिस। इन दोनों में फ़र्क है। प्रोस्टेटाइटिस जो है वो आपके स्वेलिंग ऑफ प्रोस्टेट है, जो कि मर्दों में सिर्फ होता है। प्रोक्टाइटिस ज़्यादातर ख़वातीन को होता है और ये स्वेलिंग ऑफ एनस है। मर्दों को भी होता है, बच्चों को, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन को होता है क्योंकि ये प्रेग्नेंट होती है, इनको मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, नीचे को बोझ आता है, बेरिंग टर्म सेंसेशन होती है, तो थोड़े अरसे के बाद प्रोक्टाइटिस उनको हो सकता है। प्रोलैप्सिस जो है ये बच्चों को भी होता है और लेडीज़ को ज़्यादा होता है, मर्दों को कम होता है। इसके अलावा और इस एरिया की बीमारी कौन सी है जी? एक है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम एनस, एनो ब्लीडिंग। वो खारिश में आ गई है, इचिंग या स्कारिड्स इसको कहते हैं, कीड़ों की वजह से स्कारिड्स या इचिंग आ गई है। प्रोलैप्सिस है, एब्सेस है, ये सारी स्फिंक्टर। कॉन्स्टिपेशन एक अलग चीज़ है, डायरिया एक अलग चीज़ है, कोलाइटिस एक अलग चीज़ है, और आपकी वो है IBS वो अलग चीज़। वो फिर इसके अंदर कोलोन से जब आप अंदर दाखिल होंगे तो वो बीमारियाँ कोलोन में भी जाएंगी, वो जब उसकी कोई मेडिसिन आएगी तो हम चलेंगे। लेकिन अभी ये है। तो पाइल्स आप देखिए, हेमोराइड्स, इसमें पॉलिप्स भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सिंपल ब्लीडिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन के साथ हो सकती है, लेकिन ये बीमारी बहुत आम है। जवानों में भी है, लड़कियों में भी है, लड़कों में भी है, बूढ़ों में भी है, बच्चों में भी है। बात का ब्लीडिंग ऐसी होती है कि बड़े परेशान होते हैं, जाके बैठो और ब्लीडिंग आ गई, बड़ी मुश्किल होती है। पाइल्स की ब्लीडिंग हो सकती है। अगर पाइल्स की नहीं तो अंदर कहीं से कोलोन की हो सकती है, तो वो ख़तरनाक भी हो सकती है, कैंसर की भी हो सकती है। इसलिए अगर आपके पास ब्लीडिंग का केस आता है, कोई दर्द नहीं, नो पेन, नो बर्निंग, नो टीयरिंग, नो स्टिंगिंग, नो स्प्लिंटर लाइक पेन, कुछ भी नहीं है, बात का ऐसे होता है, तो आप ना घबराएं। आप बिलीफोलियम और एमोनियम कार्ब दें, और बिलीफोलियम एमोनियम कार्ब देंगे तो आपके मैक्सिमम केसेस ब्लीडिंग के इसी से ठीक होंगे इंशाल्लाह। ऐसे हमें हेमामाइलिस भी पढ़ाई गई है, उसके अपनी सिम्टम्स हैं कि उसके साथ पाइल्स होना लाजमी है, उसके साथ ब्लड का कलर लाजमी है कि ब्लैकिश हो, लेकिन एमोनियम कार्ब और मिलीफोलियम ये कवर कर जाते हैं ऐसे बच्चों को। मेरे पास 20 बच्चे आए जिनको डॉक्टर ने डराया था कि हो सकता है ये चेक करेंगे कैमरा डाल के कैंसर भी हो, लेकिन वो इन्हीं 2 दवाइयों से ठीक हो चुके हैं। एमोनियम कार्ब, बिलीफोलियम आपकी ब्लीडिंग को काम करती है। और अगर कभी रह जाए तो फाइकस रेलिजियोसा ये आप दें, और इससे भी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर हेमामाइलिस के एग्जैक्ट सिम्टम है तो फिर हेमामाइलिस भी दे सकते हैं। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से है तो कालिनसोनिया बड़ा अच्छा काम करेगी, कालिनसोनिया बहुत अच्छा काम करेगी। तो वैसे तो हमारी एक टिप बड़ा मशहूर है पाइल्स के लिए कि सुबह सल्फर दे, शाम को नक्सवामिका दे दें, और ये भी काम करता है। आप ये भी साथ दे सकते हैं। किसी को अगर आपकी दवाई समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं मुझे कब्ज़ भी है, कभी जलन भी होती है, कभी स्टिंगिंग होती है, कभी आफ्टर स्टूल बर्निंग है, थोड़े टाइम के लिए फिर ठीक हो जाती है, खुल के इजाबत नहीं होती, तो सल्फर और नक्स भी काम करती है। इसका थोड़ा सा वाक़या आपको सुना देते हैं, पता नहीं इसको लाइव करना है कि नहीं करना, बहरहाल क्योंकि सच्चा वाक़या है लाइव कर ले आप। मैं और डॉक्टर सजाद साहब जहाँ बैठे हैं,
अल्लाह ताला हमें उम्र पे बुलाते रहते हैं, हम जाते रहते हैं। अल्लाह ताला की करबा 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 शुक्रिया। आइंदा भी आप हम लोगों की दुआ करें कि हम वहाँ जाएं और आप भी जाएं। वहाँ में पता चला कि एक बाबा जी हैं जो मस्जिद नबी में पहली सफ पे बैठते हैं और 50 साल से वहाँ इबादत करते हैं। वहाँ पहली सफ में बैठना और 50 साल से बैठना एक माने रखते हैं। बहरहाल हम दोनों मिलने गए, हमारे एक दो वहाँ से दोस्त बन गए थे। कोई दोस्त रिटायर हो गया, वापस आ गया, तो हमें किसी तलाश थी, तो हमें ये बाबा जी से रब्ता हुआ। हम जाके बैठ गए बाबा जी के पास। मुल्तान के वो बाबा जी हैं की उम्र 70 साल होगी, 75 साल या 80 साल होगी, और 50-55 साल से वहाँ बैठे हुए हैं। लोग आ रहे हैं, उनकी टांगें दबा रहे हैं, हमें वो हाथ भी नहीं लगाने दे रहे अपने आप को। हम जाके दोनों बैठे हुए हैं, तारफ भी करा रहे हैं, कभी कल आ जाना, कल चले गए, परसों आ जाना, कोई लिफ्ट नहीं करा रहे। हम भी बड़े परेशान। वो बुलाते भी उस टाइम से जब हम सोने का टाइम होता था हमारा उस टाइम आ जाए, क्योंकि वहाँ के टाइमिंग ऐसे होते हैं कि आपको सोने के लिए अब थोड़ा सा टाइम मिलता है, वो उस टाइम बुलाते थे। बहरहाल हम गए, तो हमने बाबा जी से बताया, जी डॉक्टर से जा दो, मैं डॉक्टर तारिक को। बैठो जी बैठो, ठीक। कोई बता दिया, शिफ्ट बता दी, ये पढ़े को बता दिया। फिर हमने कहा जी मैं भी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, ये भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। कहता अच्छा नेड़े आओ फिर नज़दीक आ जाओ। फिर वो जरा हमें साथ बिठाया, हाथ साथ मिलाया, हंसी मजाक, कोई मुसाफा हुआ, बातें होने शुरू हो गई होम्योपैथी। कहते मैं दवाई होम्योपैथी खाता हूँ, बस सुबह सल्फर खाता हूँ, शाम को नक्स खाता हूँ, मेरा इधर से सारा चीज़ें ठीक हो रही। तो सल्फर नक्स से मुझे याद आ गया कि ये वहाँ का मदीना शरीफ का मस्जिद नबी का पहली सब का सच्चा वाक़या। तो फिर बाबा जी से हमारी नक्स स्वामी का और सल्फर ने दोस्ती कराई। मुझे कहा जी आप जाके मुझे सल्फर नक्स स्वामी का भेजनी भी है। और फिर हमें वापसी पे हर दफ़ा गिफ्ट भी देते थे, कभी खजूरे, कभी कोई चीज़, कभी कोई और चीज़, वहाँ के आइटम भी देते थे। तो बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि सल्फर नक्स ने हमें उन बाबा जी से करीब कर दिया, वरना हम कहाँ इस काबिल थे कि उन बाबा जी के पास बैठते और पहले सब में बैठते। और बाबा जी वो थे कि जहाँ से इमाम साहब का रास्ता था उस रास्ते से वो आते जाते थे। हमें भी फिर वो उसी रास्ते से साथ लेके जाते थे, आते थे। सारे गार्ड शार्ड, वो चौकीदार, पुलिस वाले, उनको भी सलाम करते थे। बहरहाल बाबा जी फिर मुल्तान आए भी थे, यहाँ पिंडी भी आए, फिर मेरी मुलाकात भी हुई, हम यहाँ मिले भी थे उनसे। तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे। अब वापस जा रहे हैं, फिर वापस वो देखें तो वो सल्फर नक्स से ये मुझे याद आ गया कि इतनी सच्ची दवाइयाँ हैं कि देखें हमें करीब कर दिया सल्फर नक्स ने, वरना हम 3 दिन से बैठ रहे थे वहाँ जाके, कोई लिफ्ट नहीं थी। तो आप ये सल्फर नक्स भी दे सकते हैं और वाकई से फ़ायदा भी होता है। कोई आदमी आगे मुझे बवासीर है, आप शिद्दत नहीं है, आप दे दें 2 शीशियाँ, बनाओ, महीने के बाद आना, तो आगे के हाँ जी मैं काफ़ी ठीक हो गया। लेकिन जब शिद्दत होती है फिर आपके लिए चैलेंज आ जाता है कि फिर वो आपके पास अगर कल ठीक नहीं हुआ, परसों तक वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। दूसरे डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन कराया हुआ है, ऑपरेशन के बाद फिर ये चीज़ हो जाती है। इसलिए हमारे बहुत से केस, मोर देन 50% ऑपरेशन के बगैर ठीक हो जाते हैं। ये हमारी दवाइयों में अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, अल्लाह ताला शफा देता है। अगर बड़ी ही सख्त जलन है कि वो कहता है जी मैं आफ्टर स्टूल सेवरल आवर्स बर्निंग, के 6-6 घंटे, 4-4 घंटे है बर्निंग के, तो आप उसको रटानिया दे दें, दवाई CM में दें, आप देखेंगे कि उसकी जलन ठीक हो जाएगी। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप हाइपेरिकम बीच में एक आध दे दें। और अगर इतनी दर्द है जिस पे मेरोटिक एसिड की वजह से सारी बीमारियाँ शामिल हुई हैं कि आपका कपड़ा भी वहाँ पे नहीं लग सकता, पाइल्स वाली जगह पे टिश्यू पेपर नहीं लग सकता, अस्तंजा नहीं कर सकता। वो कहता है जी मैं तो अस्तंजा नहीं कर सकता, मैं टिश्यू पेपर, तो उसको म्यूरेटिक एसिड एक केस दे दे CM। अगले दिन वो आके कहेगा जी मुझे तो पता ही कहाँ गया। ठीक है, ये इतनी अच्छी दवाइयाँ भी हैं। फिर इसी तरह एक दवाई है नेगंडियम। आप नेगंडियम भी किसी को अगर रोज देना शुरू कर दें तो वो आपकी पाइल्स को रोकेगा। एक है सैडम। अगर दर्द होता है और दर्द नहीं जा रहा, आपने सल्फर भी दी, तो सैडम दें 230 में, तो उससे दर्द भी उसका चला जाता है। ठीक है, अब अगर पाइल्स उसके अंदर हैं कि कहते हैं जी मैं स्टूल करता हूँ, आपसे स्टूल वो बाहर आते हैं और बड़ा ही नुकसान करते हैं, तो कास्टिकम उसको आप 1 mg, 10 mg, 50 mg CM दें। आप देखेंगे कि वो आके कहेगा जी अब मेरी पाइल्स बाहर नहीं आ रही और मुझे सुकून है। ठंडे पानी से अगर सुकून मिलता है,
उसको बर्निंग को, उस पेन को जो आफ्टर स्टूल करता है और इस्तिंजा अगर ठंडे पानी से करता है उसको सुकून मिलता है, तो एलोस दवाई है और रटानिया है। अगर गर्म पानी से सुकून मिलता है तो उसकी दवाई आर्सेनिक है। जलन पेन में अगर गर्म पानी से वो करता है, सर्दी है कहते मैं गर्म पानी से इस्तिंजा करूँ मैं सुकून में रहता, तो उसकी दवाई आर्सेनिक है। अगर ब्लीडिंग ना बंद होती है, जैसे कांस्टिपेशन में कालिनसोनिया की ब्लीडिंग होती है, कालिनसोनिया की, तो कालिनसोनिया की अगर कांस्टिपेशन ठीक होगी या ब्लीडिंग नहीं ठीक हो रही, तो एक दवाई है हीरोडो। हीरोडो आप दें तो ये ब्लीडिंग के लिए बहुत अच्छी है और ये अकेली भी बवासीर के लिए अच्छी दवाई काम करती है। इसके बाद पाइल्स जो है, जिसको पोलिप्स कहते हैं, पोलिप्स बन जाते हैं बाहर, 2-2, 4-4, 5-5 पोलिप्स बने हुए हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ऐसे बन गया, तो एलोज हमारी बड़ी अच्छी दवाई करती है, लेकिन इसके साथ आपको थूजा देनी पड़ेगी, थूजा देनी पड़ेगी और मेडोरिनम भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये साइकोटिक असरात आ रहे होते हैं उसमें और ये बाहर आ जाते हैं। अगर साइकोटिक असरात नहीं है, साथ ब्लीडिंग है और साथ बस फिर हेमामेलिस देंगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और फिर इसके अलावा अगर एक आध मसा है तो आप नक्सवा बीका कार्बोवेज उसको सुबह शाम लें 15 दिन महीना, तो उसके वो मस्से भी ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मस्से ख़त्म नहीं होते, ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन इन दवाइयों से मस्से भी वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसको हम रेक्टल पोलिप्स कहते हैं। साथ थूजा देनी पड़ती है किसी को, अगर ये उसके ख़ानदान में आ रही है तो कार्सिनोसिन भी आप साथ देंगे, लेकिन थूजा, कार्सिनोसिन और साथ आप नक्स कार्बोवेज दें तो उसके मस्से भी ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद है फिशर। फिशर ये होता है कि एनस के इर्द गिर्द क्रैक पड़ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपकी किसी मरीज़ की एड़ियों में क्रैक पड़ जाते हैं, किसी के यहाँ फिंगर टिप में क्रैक्स पड़े होते हैं, इसी तरह के क्रैक्स वहाँ होते हैं और वो क्रैक्स बड़े तकलीफ दे होते हैं। अगर उन क्रैक्स में जलन है, दर्द है, तो रटानिया इसमें भी काम करेगी, ग्रेफाइटिस इसमें काम करेगी, एस्टिनाइटिक इसमें काम करेगी, पेट्रोलियम इसमें काम करेगी। याद रखिए, पेट्रोलियम, ग्रेफाइटिस, रटानिया और एस्टिनाइटिक ये करेगी दवाई, और साथ आप इन सबको कैलोडोला 30 की एक डोज कभी कभार दें, क्योंकि इंटरनल जितने आपके ज़ख़म हैं, कैलोडोला इंटरनल ज़ख़मों को भी काम बेहतर कर, जहाँ भी ज़ख़म होता है आप कैलोडोला साथ ज़रूर दें, ताकि अंदर से भी ज़ख़म ठीक हो, इन्फेक्शन ठीक हो जाकर। क्योंकि ये ज़ख़म ठीक इसीलिए नहीं होते कि फिशर के ज़ख़म हम ड्रेसिंग तो करा नहीं सकते, ना खुद देख सकते हैं, ना किसी को दिखा सकते हैं शर्म के मारे। जब हद पे बात टप जाती है फिर बंदा सर्जन के पास जाता है कि अब मैं क्या करूँ। उससे पहले ना सफाई हो सकती है, कोई अगर आपका इन्फेक्शन रह गया तो अगले दिन फिर ज़ख़म आ रहा है, तो कैलोडोला ये करते हैं कि पीछे से उसको ज़ख़म को ठीक करना शुरू कर देती है। इसके बाद है फिस्टुला। फिस्टुला भी आप देखें कि बड़ी जीठ बीमारी है, इसके ऑपरेशन होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होते हैं, फिर हो जाता है। लेकिन हमारी दवाइयों से फिस्टुला भी बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, मोर देन 50% आप होम्योपैथिक दवाइयों से उसका इलाज कर सकते हैं, अल्लाह ताला उसको शिफा दे देता है। मोर देन 50% फिस्टुला की दवाइयाँ, चाहे ऑपरेशन हुआ चाहे ऑपरेशन ना हुआ। अगर तो सबसे पहले इसमें होता है कि पस आ रही है और खून आ रहा है, अगर ज़्यादा पेन नहीं है तो आप सिलेशिया से शुरू कर दें, सिलेशिया हाइपोटेंसी देंगे, सिंगल डोज में भी ये काम करेगी और अगली दफ़ा मरीज आके कहेगा जी मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। ये फिस्टुला क्या होता है कि एक ज़ख़म आपके एनस के 1 इंच, आधा इंच दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, और ये 2-3 इंच अंदर जाकर अंदर रेक्टम में भी खुलता है। जब रेक्टम में खुल जाता है तो फिर वहाँ से भी स्टूल आता है और एनस से भी स्टूल आता है, या वहाँ से सिर्फ पानी आएगा फिस्टुला से। फिस्टुला कहते हैं इसको क्या है कि जिसके 2 मुंह बन जाते हैं, तो वहाँ भी मुंह बना है, वहाँ भी बना है, तो ये सिलेशिया देंगे, ये अंदर से उसको ज़ख़म ठीक करेगा, खुश करेगा पस, लेकिन साथ कैलोडोला देना ना भूले। जहाँ अंदरूनी ज़ख़म है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, आप कैलोडोला उसको आपको देनी पड़ेगी ताकि अंदर से ठीक होना शुरू हो। अगर पेन है तो हैपरसल्फ देंगे, और इसके साथ थूजा और ग्रेफाइटिस भी चलेगी। अगर उसको अचानक हो गया है कि मैं जी कल तक ठीक था, परसों ठीक था, मुझे खांसी रहती थी, मुझे फलां थी, तो फिर बर्बेरस वल्गैरिस उनको केलिया फास्ट देनी पड़ेगी। अगर वो कहे जी मुझे ये तकलीफ़ें पहले थी, तो फिर बर्बेरस वल्गैरिस इसकी दवाई है वो दें, तो इसका फिस्टुला वहाँ से रुकना शुरू हो जाता है। और अगर पस कम ना हो रही हो तो मारेस्टिका आप CM में देंगे, कल्केरिया सल्फ भी देंगे। तो इन्हीं 4-5 दवाइयों से, बीच में अगर जलन है तो एंथ्रेक्सिनम भी है, याद रखिए, और अगर ख़ानदानी है तो कार्सिनोसिन भी है, ट्यूबर भी है, ख़ानदानी चला रहा है।
ठीक है। और इस एरिया की जहाँ भी है थूजा भी इस एरिया की दवाई है, कारजबाल भी इस की दवाई है। कारजबाल ऐसी दवाई है आपके शायद इल्म में, मुझे नहीं पता हो कि ना हो, कि बड़े बड़े ऑपरेशनों से बचा लेती है। चश्मे का पानी है कारजबाल, लेकिन इस पे लिखा हुआ है कि एनस की जगह पे अखरोट जितने भी अगर आपकी रसोलियाँ मोके होंगे तो कारजबाल को ठीक करती है। तो मैंने चंद पेशेंट को दी है तो वो बड़े एकदम मिराकली तौर पर वो ठीक हुए हैं कि उनकी ऑपरेशन ख़त्म हो गए। कारजबाल CARLSBAD, ठीक है जी। ये भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है और ये दे ताकि इस एरिया की दवाइयाँ थूजा, कारजबाल, मेलुलम हो सकती है और थूजा तो लाजमी है, सिलेशिया, कैलकेरिया सल्फ, मायरेस्टिका और ये तो खास दवाइयाँ नहीं, एंथ्रासिन, कैलेंडोला, ये नहीं बोलने आपने। इन्हीं इसी साइकिल में रखें ये 7-8 दवाइयों में, आप देखेंगे कि आपके केस इंशाल्लाह ठीक होते जाएंगे। लेकिन अगर साथ आ गया कि ये बीमारी डॉक्टर साहब फलानी दी ऐसी तैसी, बीमारी को भी गाली निकालेगा तो फिर आपने पहले वो दवाई देनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अगर फलानी आ गई है बीच में तो फिर आपको दूसरी दवाई देनी पड़ेगी, ये याद रखेंगे। अच्छा जी, फिस्टुला बड़ा इजी है, यकीन करें, ठीक है। सेहत अल्लाह ताला ने देनी होती है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो मुझे आके मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब आपने ठीक कर दिया, मैं तो कहता हूँ जो वापस अल्फाज वापस करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। कुछ कहते हैं आपके हाथ में शिफा है, मैं कहता अल्फाज वापस करें। मैं खुद बीमार होता हूँ, मैं नहीं ठीक होता अपनी दवाइयों से, तो आप क्या कहते हैं मेरे हाथ में कहाँ खाक शिफा है? शिफा अल्लाह के पास, ठीक है। तो ये एक रखें सबका शिफा अल्लाह के पास होनी है, बस आप ठीक हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ शिफा अल्लाह के पास है, ऐसे मर्ज इन्हीं 7-8 दवाइयों में ठीक हो जाए। कॉन्फिडेंस पैदा करें, पोटेंशियाँ पैदा करें और दवाई दें, ठीक है। पोटेंशियाँ नहीं होंगी तो काम नहीं चलना। 3200 ये भी बता दूँ, ये ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी हैं कि इस पे 3200 पे काम नहीं आपका चलना। तो वो तो मतलब एज ए आप दे रहे हैं ना इसको एंटीसेप्टिक, वो सिम्टम पे नहीं है, सिम्टम पे नहीं है ना, तो सिम्टम नहीं है उसकी, वो सिर्फ जख्म एंटीसेप्टिक ठीक करती है, पोटेंशिया में भी करती है, क्यू में भी करती है। अब क्यू यहाँ कहाँ लगाएंगे आप? अंदर दूसरे साइनस में जाके कहाँ क्यू लगाएंगे? बाहर कहाँ लगाएंगे? खाएंगे। आपके अंदर जैसे जख्म हो जाता है कोई फेफड़ों में, कोई हार्ट का, तो आप कैलेंडोला साहब दें, अंदर तो नहीं लगा सकते, वो अंदर से काम करती है। इसी तरह पाइल्स के जख्म है, उसमें भी आप दें। फिस्टुला, एब्सेस, अब बात करते हैं एब्सेस, फिस्टुला, फिशर में हमें पता नहीं चलता कि क्या करना है। एब्सेस फोड़ा होता है, आम फिंसी फोड़ा निकल आता है और ये भी बहुत तंग करता है और ये भी बार बार निकलता है। फिर अगर सही प्रॉपर इलाज ना हो तो हर 15 दिन बाद, महीने बाद ये फिर निकलेगा, फिर वहाँ से थोड़ी सी पीप बहेगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू में इसका ट्रीटमेंट कर दें और ये ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और अगर वो मरीज़ कहता है कि जी मेरी जो फिंसी या फोड़ा है ये नीले रंग का है, तो फिर ब्यूरेटिक एसिड इसकी दवाई होगी और टेरेंटोला क्यूब, टेरेंटोला क्यूब। और ब्यूरेटिक एसिड भी नीले रंग की ब्लूश बवासीर होती है और ब्लूश जख्म होते हैं इसके, तो वहाँ ब्यूरेटिक एसिड काम करती है। टेरेंटोला क्यूब दें और फिर इसके साथ अगर दर्द ज़्यादा आप हाइपरसल्फ भी दें, ठीक है। आप फेरमफास भी दें, आप अर्निका भी दें, ये सारी चीज़ें उसको ठीक करती है एब्सेस की जो दवाई हैं। और अगर एब्सेस उसको होता है जब भी वो मरागन चीज़ खाता है तो 7 पल्स नक्स फिर आपको देनी पड़ेगी, वो साथ देनी पड़ेगी। और जब भी अगर वो खाएगा ऐसी चीज़ें, आप देखेंगे कि उसको फिर एब्सेस निकलेगा और फिर पीप निकलेगी, 2 दिन दर्द होगा, तीसरे दिन पीप निकलेगी। अगर आप पहले नक्स पल्स दे देंगे तो वो ठीक रहेगा। अगर एक्सेस अंदर से आ रही है, मतलब एंडोस्कोपिक नजर नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से वो पस अगर आ रही है, इसका क्या होगा? फिस्टुला में यही होता है ना, बात का नज़र तो नहीं आता, हल्का सा सुराख होता है, नज़र नहीं आता। तो अगर अंदर से पस आ रही है, पेनफुल है, तो आप हाइपरसल्फ देंगे। इतनी पेन है कि वहाँ पे आप हाथ नहीं लगा सकते तो टेरेंटोला क्यूब, म्यूरेटिक एसिड देंगे, सिलेशिया देंगे। मैं ये बता रहा हूँ ना कि देखें आप 10 के 10 मरीज ठीक नहीं होंगे, अगर 5 को भी आप लेके चलते हैं और वो थोड़े अर्से में ठीक होते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है। और पोटेंशिया आपको ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी।
ये भी फिर तो ठीक हो जाएगा। अब स्फिंक्टर, स्फिंक्टर वो है कि ये कई जगह हमारे पास स्फिंक्टर हैं। जैसे यहाँ पे स्फिंक्टर है हमारे सांस की नाली में, हमारी गज़ा की नाली में, कि जैसे कोई मोटी चीज़ जाएगी तो वो फंस जाएगी, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है कंट्रैक्ट करेगा। इसी तरह हमारे जहाँ मैदे के मुंह पे जो है यहाँ पे स्फिंक्टर लगा हुआ है, एनस में है, वहाँ पे हमारे है, पेशाब में यूरिथ्रा और मसाना में हमारे स्फिंक्टर है, एनस में स्फिंक्टर है, औरतों के रहम में स्फिंक्टर है, वजाइना में स्फिंक्टर है। तो ये स्फिंक्टर की जो दवाइयाँ हैं, बाज़ का स्फिंक्टर लूज़ हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता और उसका खाना निकलना शुरू हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता, उसका पेशाब निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसा स्फिंक्टर लूज़ हो रहा है तो उसके लिए आप जलसीनियम उसको देंगे, कालीफास देंगे, ब्रस्टास देंगे और कैलकेरिया फ्लोर देंगे जी। कैल्शियम कास्टिकम और कैलकेरिया फ्लोर, कालीफास ये स्फिंक्टर को टाइट करती हैं, और प्लम्बम मैट भी। प्लम्बम मैट पास का स्फिंक्टर ऐसा होता है कि वो टाइट हो जाता है, स्टूल बाहर नहीं आता, पेशाब नहीं आता, वो टाइट कर दिया उसने। तो प्लम्बम मैट कैलकेरिया फ्लोर उसको लूज़ भी करती है। जहाँ सख्ती आ जाएगी कैलकेरिया फ्लोर आ गई, जहाँ पे ट्रॉफी आएगी वहाँ पे प्लम्बम मैट आएगी, आयोडम आएगी, कालो आयोडाइड आएगी। जहाँ आयोडाइड लगता है वो फिर आप दे सकते हैं, प्लम्बम मैट भी दे सकते हैं, ठीक है। प्लम्बम आयोडाइड भी, प्लम्बम मैट पेट में काम करती है जहाँ पे इंटरसेप्शन हो जाए, जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, ना पता चलता अल्ट्रासाउंड में ना सर्जनों को कि कहीं पे इंटरसेप्शन हुई है, तो प्लम्बम मैट और प्लम्बम आयोडाइड वहाँ बड़ा अच्छा काम करती है। प्लम्बम मैट से 3 दवाई, ऐसे ऑपरेशन ठीक हुए हैं कई मरीजों के, तो डॉक्टर ने कहा कि कहीं आंत इसकी फंस गई है, इंटरसेप्शन हो गई है, ऐसे दोहरी हो गई है, फंस गई है, मुड़ गई है, अंदर चली गई है, तो प्लम्बम मैट और प्लम्बम एसिटिकम बड़ी अच्छी दवाइयाँ काम करती हैं साथ प्लम्बम आयोडाइड, ठीक है जी। इसके बाद पाइलोनाइडल साइनस, ये पता है आपको ना क्या होता है? ये जहाँ पे आपका हिप्स शुरू होते हैं, क्लेफ्ट ऑफ हिप्स ऊपर से, वहाँ पे एक सुराख बनता है, और ये साइनस जहाँ लगेगा आप समझे कि सुराख 1, 1.5, 2 इंच गहरा हो चुका है, जहाँ साइनस आ जाएगा वहाँ पे बिल्कुल सुराख होगा, और आप टार्च से देखें उस सुराख में आपको ब्लड नज़र आएगा, पस नज़र आएगी, बाल नज़र आएंगे। उसके अंदर बाल मैंने खुद चिमटी से भी निकलते हैं, क्योंकि पहले मैंने दवाई दी, मुझे जब मैंने स्टडी की इसमें बाल भी होते हैं, तो फिर चेक किया, बाल निकाले, दवाई दी। और ये भी एलोपैथ स्टेट वे ऑपरेशन कहते हैं, लेकिन ये स्टेट वे होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक भी हो जाता है। मेरे पास 2-3 ऐसे सर्जन हैं जो पाइलोनाइडल के केस भी मेरे पास भेजते हैं, पाइल्स के भी मेरे पास भेजते हैं, और आप और छोटे मोटे ऑपरेशन के केस भेजते रहते हैं, जो कि पहले आप ट्राई कर लें, और मैक्सिमम पेशेंट का ऑपरेशन बन जाता है। पाइलोनाइडल में सबसे बेहतरीन दवाई थूजा होगी, ठीक है। जहाँ हेयर फॉलिकल्स की कोई बीमारी आएगी थूजा वहाँ सबसे पहले होगी। इसका ताल्लुक पीछे साइकोसिस है या नहीं है, लेकिन जहाँ पे बालों की प्रॉब्लम आ रही है वहाँ थूजा दवाई काम करेगी। और फिर इसमें सिलेशिया और हैपरसल्फ, आप हैपरसल्फ सिलेशिया इकट्ठी नहीं दे सकते, या थूजा के साथ हैपरसल्फ देंगे बहुत ज़्यादा दर्द है, या थूजा के साथ सिलेशिया देंगे और ग्रेफाइटिस देंगे, तो आप देखेंगे इसी, और साथ कैलेडोला, इसी 3 दवाइयों से ये केस ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और प्रॉब्लम इतनी होती है कि मरीज़ ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना मोटरसाइकिल चला सकता है, ज़रा सा बैठता है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाती है, बड़े मुश्किल में होता है। तो अल्लाह के फजल से काफ़ी केस मेरे इस तरह के ठीक हुए हैं। और थूजा, हैपरसल्फ, सिलेशिया इनको देख के देना है, कैलेंडोला और साथ ग्रेफाइटिस, ये दवाइयाँ मिलती हैं। और अच्छा काम, कैलेंडोला साथ देनी है सबको, अच्छा काम करती है, ठीक है जी। इसके बाद है प्रोलैप्सिस, प्रोलैप्सिस ऑफ एनस, प्रोलैप्सिस ऑफ वजाइना, तो आपने देखा होगा, प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस भी हो जाती है, वजाइना भी हो जाती है। ये प्रोलैप्सिस ऑफ रेक्टम, एनस के पेशाब कर करके कमज़ोरी हो जाती है, और वो खाने की जगह बाहर आ जाती है। अमूमन ये फीमेल्स को और बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जेंट्स में बहुत कम देखी गई है। और इसमें बेहतरीन दवाइयाँ काम करती है, पोडोफाइलम, रूटा, इग्नेशिया, म्यूरेटिक एसिड।
और मैं इसको हाई भी देता हूँ, लो में नहीं देता हूँ। पोल्डो, इग्नेशिया, रूटा, म्यूरिटिक एसिड। रूटा में तो बंदा ज़रा सा ओकुड़ होके बैठे तो प्रोलैप्स हो जाएगा, तो खाना करने के बाद प्रोलैप्स हो जाएगा तो आपकी पोल्डोफाइलम बेहतरीन काम कर जाएगी। म्यूरिटिक एसिड भी अगर पुराना केस हो जाए, ठीक ना हो तब भी। इग्नेशिया भी अगर पुराना केस हो जाए, जैसे इग्नेशिया आप देखें कि किसी जगह पे अगर रेट्रोसेंट है, जैसे पीनस रेट्रोसेंट हो जाता है तो इग्नेशिया वहाँ काम करती है। और जहाँ पे इस चीज़ को अंदर रहना चाहिए, ये उल्टा बाहर आ रहा है, तो वहाँ पे इग्नेशिया काम करती है और काम करती है। इस पर इग्नेशिया की एक सिम्टम आती है, अगर पाइल्स हो, इग्नेशिया की एक सिम्टम बड़ी अच्छी है और कभी फेल भी होती है कि मरीज कहता है जी कि मेरी दर्द सीधा अपवर्ड अंदर जाती है, मुझे टीस अंदर जाके उठती है, तो उसमें इग्नेशिया सिंगल काम कर जाती है। और जो मरीज पाइल्स के आते हैं, आप देखें कि वो ऐसे बैठ नहीं सकते, एज पे आके बैठते हैं, कुर्सी के एज पे आके बैठेंगे, मोटरसाइकिल के एज पे आके बैठेंगे, उनकी दवाई रटे नहीं आती है। उनको इतनी जलन पेन होती है कि ज़रा से प्रेशर से और वार्म से उनको तकलीफ़ होती है, तो उनकी दवाई रटानिया भी है और एलोज भी है। और जिनको मैंने बताया ना सेंसिटिव टू टच क्लॉथ, टू टिश्यू पेपर, वो फिर म्यूरेटिक एसिड भी है। तो प्रोलैप्सिस भी ये इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर इचिंग है, इसको आप एस्कारिड्स भी कहते हैं, कीड़ों की वजह से वैसे भी खारिश हो जाती है, तो इसके लिए बेहतरीन दवाई हमारी है, पेट्रोसिलिनम भी है, आपकी सल्फ़र है, ट्यूक्रियम है, स्पाइजिलिया है, साइना है। ये दवाइयाँ आप दें, आप देखें अगर 30-200 में नहीं काम करें, इनको हाई में दें। इन्हीं 4-5 दवाइयों से इचिंग इनकी ठीक हो सकती है। सवाडीला मैंने नहीं दी जी, करती होगी, मैंने दी, मैंने जो दी है ट्यूक्रम दी है, स्पाइजिलिया दी है, सल्फर दी है, पेट्रोलियम दी है, साइना दी है, और ये बेहतरीन काम करती है। अच्छा जी, इसके अलावा प्रोक्टाइटिस, स्वेलिंग ऑफ एनस, ये एब्सेस भी नहीं है, ये फिस्टुला भी नहीं है, फिशर भी नहीं है, ये आपकी स्वेलिंग हो जाती है। और स्वेलिंग अगर हो तो इसके लिए आप एकोनाइट, बेल, फेरमफास देंगे तो वो बर्स ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर वो कहते हैं जी आफ्टर स्टूल होता है तो फिर आर्निका साथ देंगे, क्योंकि रगड़ से प्रेशर से होगा, तो फिर आप साथ आर्निका दें, साथ बेलिस परनिस दें, वरना बेल देंगे। लैक्सिस ना भूलें, यहाँ की दर्द में अगर इस एरिया में दर्द होती है तो लैक्सिस भी बड़ा अच्छा काम करती है। लैक्सिस, हाइपेरिकम, ये विदाउट सिम्टम भी बता लोगे ये काम करती है दर्द में। एनो ब्लीडिंग पहले हो गई है, ब्लीडिंग का मैंने आपको बता दिया है कि आप बच्चे आते हैं अमूमन, उनको माँ बाप को खौफ ज़्यादा होता है कि डॉक्टर ने कहा था ये कैंसर की ब्लीडिंग भी हो सकती है, अंदर आंतों की भी हो सकती है, तो आप शुरू में मिलीफोलियम और अमोनियम का आप दें तो इनकी ब्लीडिंग रुक जाती है और ठीक होना शुरू हो जाते हैं। वरना वो फाइकस रिलीजियोसा भी है, हेमामेलिस भी, फिर वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा कोई और जी ट्यूमर्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कि थूजा और कार्ल्सबाद, इस किस्म की ट्यूमर्स ग्रोथ में कार्सिनोसिम साथ दे सकते हैं, ट्यूबर दे सकते हैं। और अगर वो आपको शक है कि ये ग्रोथ किसी पाइल से बनी है तो एलोज भी दे सकते हैं, वरना कार्ल्सबाद इस यहाँ की जो होती है रसोलियाँ, उसके लिए भी ये दवाई। और कोई सवाल इस बारे में हो तो आप बताइए मुझे। फाइल्स की हिस्ट्री काज का है ना, ठीक है ना। काज इसकी ये होती है कि जब आप खाने पीने में बदपरहेजी करेंगे तो फिर आपके मैदा वीक होगा पहले लाजमी, फिर आपके इंटेस्टाइन में फ़र्क आएगा और फिर आगे आके एनएस पे ये सारा दबाव होता है। ठीक है, आप बैठने का काम करते हैं, कई लोग बैठे रहते हैं 10-10 घंटे, उनकी कुर्सियां ऐसी हैं कि रैक्सीन की सीट है, लेदर की सीट है, वहाँ पे कोई हवा की क्रॉसिंग नहीं हो रही, और वो खा भी फिर मुलाजम चीज़ रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ गुजार रहे हैं। तो सेडेंट्री लाइफ गुजारने वालों को ज़्यादा पाइल्स होती है, जो लोग बैठे रहते हैं। उनमें क्लर्क होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो बैठ के काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर के आगे लगे रहते हैं 8-8 घंटे 10 घंटे, उनको ये बीमारी होती है। लेकिन अगर खाना पीना ठीक हो तो ये बीमारी नहीं होती। अगर लेकिन आजकल आपको पता खाना पीना ठीक कैसे हो सकता है,
आधा औरतों का काम तो राइडर ने संभाल लिया। फिर पांडा वाले भी हैं, चीते वाले भी हैं, और जो पता नहीं और नोविया वाले भी हैं, क्या क्या आ गए। तो जब बाहर से ऐसी चीज़ें आएंगी, मसाले बाहर के आएंगे, तो कहाँ ठीक होगा, ये बीमारी ज़्यादा ही होगी। आप घर में देखें जी, रोज़ अगर आपके घर में एक सब्ज़ी पके, सब्ज़ी का मतलब है सब्ज़ी, कद्दू, शलजम, मूली, मूली के पत्ते, शलजम के पत्ते, ये रोज़ एक दफ़ा खाएं, आपको बवासीर नहीं होगी, सर मियाज़मेटिक हिस्ट्री का ना जरकान होगा जी। मियाज़मेटिक हिस्ट्री का इससे कोई ताल्लुक है? बिल्कुल है, वो तो हर बीमारी में आता है ना। मियाज़मेटिक में आएगा कि अगर हिस्ट्री आपकी टीबी की है, हिस्ट्री आपकी साइकोसिस की है, तो असरात उसके आते हैं, कैंसर के उसके असरात आएंगे, बिल्कुल है, ये हर बीमारी में है। कुछ पेशेंट आते हैं, कहते हैं जी वो एनएस के अंदर रिंग सा बना हुआ है, तो वहाँ फंस जाता, जो उंगलियों से निकालते, वो कॉन्स्टिपेशन, रेशा आता रहता है वहाँ से, तो घंटा घंटा। देखिए, एक है ओजिंग फ्रॉम एनस। ओजिंग में ये होगा कि वो स्टूल के बाद भी या वैसे भी वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ ऊज करती रहती है। फिर सबसे बेहतरीन दवाई एंटम क्रूडम है, नेट्राम्योरा और सिलेशिया है, कि आपकी वहाँ से अगर कुछ निकलता है तो वो खाने का कोई मवाद है, कोई यूज़ कर रहा है, तो सबसे अच्छी दवाई एंटम क्रूडम है। इसको मैंने आजमाई भी हुई है, सिलेशिया भी है, नाइट्रिक एसिड भी है, इसकी नेट्राम्योर भी। और पखाना, एक सेकेंड, पखाना जो उंगलियों से निकाल रहे हैं वो कॉन्स्टिपेशन में आ जाता है, कि पखाने का साइज़ इतना बड़ा है कि एनस का साइज़ छोटा है, तो आपको रिंग लगता है, तो फिर आपको कभी उंगली से कभी किसी चीज़ से निकालना पड़ता है। इसकी बेहतरीन दवाई सिलीडियम है, थूजा है, सैनिक्यूला है। आप ये दें, सिलीडियम, थूजा, सैनिक्यूला और सिलेशिया, ये देंगे तो उंगलियों वाला पखाना ख़त्म हो जाएगा, वो आ गया कहेगा कि मेरा पखाना ठीक हो गया। और ये उंगलियों की थूजा भी है इसमें। और कुछ बच्चों का पखाना इतना बड़ा होता है कि जब वो WC में गिरता है तो उसके माँ बाप देख के परेशान होते हैं, ये बच्चे का इतना मोटा पखाना कहाँ से आ गया। इमेजिन नहीं कर सकता कि इतना मोटा वो लंप आया है, स्टूल लंप, के दुनिया उसकी दवाई डेफ है, ऐसी कब्ज की जी। सर लक्स और सल्फर आपने कहा कि रेगुलर अगर दी जाए तो किस पोटेंसी में? 30 में 30 देनी पड़ती है, बाकार नहीं आप केस ले सके, रश होता है। उसने कहा जी मुझे भी जल्दी है, मैं आया हूँ ज़ात के बीच से, मैंने नंबर भी नहीं लिया, बस बवासीर है मुझे, तो सल्फर नक्स लिख के दे दो, ज़्यादा नेगेंडियम दे देता हूँ साथ में, ये 3 दवाइयाँ देता हूँ, तो महीने बाद कहता जी मैं बहुत देता हूँ, या फ़ोन करेगा जी दवाई भेज दे, मैं भेजता हूँ। नेगेंडियम 30 में, जब आपको कोई स्वेरिटी नहीं पता, कोई हिस्ट्री नहीं पता, फिर 30 में देंगे। हाँ, अगर वो चीख रहा है, रो रहा है, आय कर, फिर आप आई भी देंगे। तो और कोई क्वेश्चन? अगला है, हाँ, ये तो रह गया सीए रेक्टम, दरमियान में सीए रेक्टम, ये आजकल लोगों को हो रहा है, सीए वैसे ज़्यादा हो रहा है हर चीज़ का तकरीबन, तो रेक्टम के भी केस आते हैं, लेकिन अगर शुरू में आ जाए तो ये ठीक हो जाता है, और अगर मिडल में भी आ जाए तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। सबसे पहले आप उसका खाना पीना फीका कराएंगे, सब्जियां उसकी ज़्यादा कराएंगे, गोश्त कम कराएंगे, दालें कम कराएंगे, ये लाजमी है इसमें। आप ये कराएंगे, 7 कैलोडोला देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर जलन है, कार्सिनोसिन से शुरू कर दें, ठीक है। अगर इसके ख़ानदान में टीबी है, ट्यूबर से शुरू कर दें, कार्सिनोसिन, ट्यूबर, थूजा, काली कार्बोहाइड्रास्टस, ये दवाइयाँ यहाँ पे काम करेंगी। कालसबाद, इसके कैंसर को थोड़े से पेशेंट ये ठीक हुए हैं इन्हीं दवाइयों से, कार्सिनोसिन, ट्यूबर, थूजा, ग्रेफाइटस, हाइड्रास्टस, कैलोडोला। इसके ना आपको देनी पड़ेगी दवाई, जब बना के दे दें। शुरू में मेरे पास आते हैं तकलीफ ज़्यादा, मैंने कहा आप जिसको मर्जी चेक कराएं, एलोपैथिक दवाई भी साथ खाइए, खाएं, अगर महीना 2 महीना खा लेते वो ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कैंसर में ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है। फिर ब्लीडिंग के लिए आपको अमोनियम कार्ब, मिलीफोलियम, MMS भी देनी पड़ेगी, फार्कस रेलिजियसिया भी देनी पड़ेगी, फास्फोरस भी देनी पड़ेगी। और सिमिलर अगर ब्लीडिंग उसकी ब्राइट है और थिन है, लिक्विड नमा बिल्कुल है, तो फिर फास्फोरस कम करेगी, वरना आपकी MMLS अगर गाड़ी है कम करेगी, वरना अमोनियम कार्ब इस एरिया की ब्लीडिंग में काम करती है अंदर, मिलीफोलियम, मुझे मिलीफोलियम जहाँ भी ब्लीडिंग काम करेगी। डायरिया कह रहे, फिर तो ये काज तो यही है ना, काज तो आप कार्सिनोसिन उसको देंगे, ट्यूबर देंगे, और फिर आप कराएंगे। वैसे
सीए रेक्टम में सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कि वो ब्लीडिंग जब चेक कराते हैं डॉक्टर कहते हैं बवासीर तो आपको है ही नहीं है, ये अंदर से ब्लीडिंग हो रही है। तो अंदर से ब्लीडिंग के लिए फिर आप ये साथ कार्सिनोसिन मस्ट है, ट्यूबर मस्ट है, हाइड्रोसिस मस्ट है, ये 3 दवाइयाँ। इस एरिया की कागज़बाज भी दवाई है अगर अंदर कोई ग्रोथ हो रही है, और फिर आपकी जो दूसरी हाइड्रोसिस है वो भी साथ दो। तो ये 6-7 दवाइयों से केस कंट्रोल हो जाता है। सर जी एक पेशेंट दिल का भी मरीज है और उसका जो ये नसा जो है ना बाहर साइड मौका ये नसा जो है ये बाहर साइड पे दर्द वर्द नहीं कर रहा बस। तो अगर दिल का मरीज है और उसको पाइल्स की है तो कालिन सोनिया सबसे पहली दवाई है। उसका दिल भी ठीक होगा कालिन सोनिया से। पहले पाइल्स हो, उसको हार्ट अटैक हो गया है, उसको दिल की कोई बीमारी हो गई है, कोई उसकी कॉर्नरी बंद हो रही है, कोई उसके वेल में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उसको बवासीर थी या है, तो सबसे पहले दवाई फिर भी कालिन सोनिया, ठीक है ना, कालिन सोनिया से भी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, टिप मैंने आजमाया है। हमारी ज़िंदगी का कल को किसी का कोई पता नहीं, बिल्कुल कतन कोई पता नहीं। अल्लाह को पता है कि हम बैठे बैठे हंसते बातें करते जहाँ से चले जाएं या बेड पे जाके जाएं, कोई पता नहीं। लेकिन लिथियम कार्ब एक ऐसी दवाई है कि CM या 1M आप किसी को भी दें तो हार्ट अटैक का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। मैंने आज से बहुत से मरीज़ों को दी है और मेरे इल्म के मुताबिक उनमें से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई, ना हार्ट अटैक हुआ, ना कोई प्रॉब्लम हुई। लिथियम कार्ब CM ये दे सकते हैं, ठीक है जनाब। ये आपको हार्ट अटैक से बचाती है, हार्ट बीमारी से बचाती है। यूरिक एसिड डायलिसिस, हाँ जी, ये आपने मैंने ये बहुत की। लिथियम कार्ब है, हाँ उसके लिए भी है ना, यूरिक एसिड के लिए भी है, लेकिन इसकी ये भी सिम्टम है। अब वो चाहे हार्ट अटैक, शुगर के जो जख्म नहीं ठीक होते हैं, तो उन तरीके से देखिए जी, शुगर ठीक तो शुगर पहले ठीक होगा तो जख्म ठीक होगा ना, पहले तो कैसे ठीक होगा। हमारे पास डायबिटिक फुट के पेशेंट आते हैं जिनको जख्म बड़े खुले भी होते हैं, लूज भी होते हैं, पस भी हो रही होती है। हम उसको कार्सिनोसिन सिलेशिया में देता हूँ। सिलेशिया सबसे पहली दवाई है, उनके जख्म ठीक करना शुरू कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद कैलोडोला साथ देता हूँ, और साथ आप देखेंगे अगर सिलेशिया उनकी दवाई बन रही, जख्म ठीक हो रहा है, उनकी शुगर भी कम हो रही है। शुगर को कम साथ कराएंगे, चाहे इंसुलिन से कराएं चाहे किसी से कराएं, तो फिर आप साथ अपनी दवाई देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। डायबिटिक फुट का भी जब तक जख्म की हालत तक क्या तो हमारे बहुत से केस ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगला स्टेज जब गैंग्रीन शुरू होता है उसमें परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन डायबिटिक फुट तक हमारे केस बड़े अच्छे कवर होते हैं। और सिलेशिया ऐसी दवाई है कि मैंने पिछले 1 साल में 4-5 दवाइयाँ डायबिटिक को सिर्फ सिलेशिया दी। कि पाँव के नीचे जख्म था, गोल पस थी, नज़र आ रही थी, किसी की बह रही थी, अंदर आधा इंच जख्म गहरा था, तो सिलेशिया सिंपल CM दिए, कार्सिनोसिन दिए, वो ठीक हो गए। अगला हमारा 6 बजे अगला रोज़ों में है। रोज़ों में हम कैंसिल करते हैं क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने हमें बुलाया वहाँ उम्रे के लिए तो वहाँ भी प्रोग्राम बनेगा।